उत्तराखंड के लोग पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान थे। एक बहुत ही दुखद खबर आई अबू धाबी से। गढ़वाल के एक नौजवान, हमारा अपना बेटा कमलेश भट्ट, जिनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। वे पिछले साल अपनी बहन के शादी को अटेंड करने के लिए आए थे मई महीने में, परंतु इस बार वे घर तक नहीं पहुंच पाए। उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई और उनकी बॉडी को लाया गया दिल्ली तक। अबू धाबी की सरकार ने यदि उनकी बॉडी को भेजा, इस नौजवान की बॉडी को भेजा, तो आप मुझे बताइए कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उन्हें क्लियरेंस दिया होगा, तभी तो वे आए होंगे। केवल एक शव नहीं, 3 शव लेके आई थी वो फ्लाइट। और इसको करने में जो बहुत बड़ा योगदान था, वो एक समाज सेवी जो रहते हैं अबू धाबी में, उनकी वजह से ये हो पाया था, जिनका नाम है रोशन रतूड़ी। उनका जितना भी धन्यवाद किया जाए कम है, क्योंकि उन्होंने भाग दौड़ करके कमलेश भट्ट, जो टिहरी गढ़वाल के जौनपुर पट्टी के सेमवाल गांव के युवक थे, उनके शव को भारत तक पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत करी। परंतु ये जो पूरा पूरा अ, घटनाक्रम है, इसमें एक दुखद विषय ये आया कि जब फ्लाइट पहुंची भारत, तो इमिग्रेशन ऑफिशियल्स ने ये कहते हुए मना कर दिया कि उनके पास मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक ऑर्डर था, जिसके तहत ये क्लियर करा गया था कि किसी को भी कोई भी बॉडी को विदेश से भारत में नहीं आने दिया जाएगा। इसके बाद वीडियोस पोस्ट हो रही थी फेसबुक पर। समाज सेवी जो हैं रोशन रतूड़ी, उन्होंने पोस्ट डाली और तब टिहरी के ही एक और नौजवान जो देहरादून में पढ़े हैं, उन्होंने स्कॉलर्स होम से पढ़ाई करी है, उन्होंने ये खबर देखी और रात को उन्होंने रजिस्ट्रार को अप्रोच किया। रजिस्ट्रार ने अर्जेंट मानते हुए इस मैटर की कल हियरिंग करी और ऑर्डर जब तक टाइप हुआ तब तक सरकार का जीओ भी आ गया था कि इस बच्चे की बॉडी को लाने के लिए जो भी किया जा सकता है वो करेंगे, इसको एक एक्सेप्शनल केस मानते हुए। इसके लिए जितने लोग इसमें लगे रहे, उन सबका ना केवल हमें धन्यवाद करने की आवश्यकता है, पर आपको बता दूं कि ये भी बहुत जरूरी है समझने के लिए कि जब सब साथ मिल जाते हैं तो जीत होती है। इस हार में जीत हुई है, क्योंकि हार तो हम गए, हमारे प्रदेश का एक 25 साल का नौजवान अपनी जान खो बैठा है। अभी ये खबर नहीं है कि क्या हुआ था, उन्हें किस प्रकार की मेडिकल फैसिलिटीज मिली थी, मगर हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु बताई जा रही है। आज हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस के कुछ नेता, कुछ वकील, वरिष्ठ पत्रकार, और उनसे बातचीत करके जानेंगे इस पूरे घटनाक्रम को। उम्मीद है कि ऋतुपर्ण उन्नाल, वो युवक, वो नौजवान वकील जिसने ये पूरा मैटर जो है सोशल मीडिया पर देखा और तब उन्होंने अप्रोच किया रजिस्ट्रार को। तो मैं आपको बता दूं कि अगर वे आगे ना आते, अगर रोशन रतूड़ी आगे ना आते, लोगों के अंदर ये एक जो आक्रोश हो रहा था इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कि प्लेन किस तरह से पहुंचा भारत और वापस भेज दिया गया, तो शायद आज हमारे इस बेटे के परिवार वाले जो हैं, वो ये नहीं समझ पाते कि क्या करें और कैसे करें। उस बच्चे की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। अपने साथियों को जोड़ती हूँ और उनसे इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, और हम सबको एकजुट रहने की आवश्यकता है।
तो मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ आज के पैनलिस्ट से। हमारे साथ जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं आज, वो है एडवोकेट ऋतुपर्ण उनियाल। वे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आज पूरा उत्तराखंड इनका कृतज्ञ है। ये बेटा हमारे दूसरे बेटे के लिए जो कर पाया, शायद इस लॉकडाउन के समय में हम अपने आप को मजबूर समझते हुए अपने आप को कमा रहे थे, पर भूल गए थे कि ये देवभूमि जो है वीर भूमि भी है, और इस वीर भूमि के एक सपूत ने वो कर दिखाया जो आप और मैं चाहते थे। तो ऋतुपर्ण उनियाल से आपका तारुफ कराने के साथ ही उनका पूरे उत्तराखंड की तरफ से धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे ख्याल से इनका अभिवादन हम भी एक बार ताली के साथ तो कर ही सकते हैं। थैंक यू सो मच। दुख की घड़ी है, बहुत दुख की घड़ी है, क्योंकि जो परिवार जन है कमलेश भट्ट के, वे इस दौर से गुजर रहे होंगे, ये हम सब समझते हैं। हमारे साथ एक और नौजवान एडवोकेट अभिजय नेगी हैं, जो मैड के फाउंडर हैं, और इन्होंने हमारे देहरादून में खास करके नदियों पर बहुत काम किया है। और जब भी कोई पिटिशन दाखिल करनी होती है हमें हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो हम अभिजय की तरफ देखते हैं। एक ऐसा नौजवान जो हमें फिर से मैं कहूंगी फेथ दिलवाता है कि उत्तराखंड का नौजवान सचमुच में एक वीर पुत्र है, वीर सपूत। और साथ में हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना जी हैं। उनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, सभी कोई जानते हैं कि बहुत लंबा सफर रहा है उनका राजनीतिक, और बहुत बेहतरीन वक्ता है। हर इशू पे सामने नजर आते हैं, जहां पे शिकायत रहती है कि विपक्ष कहाँ है, वहां पे सूर्यकांत धस्माना जी नजर आते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। धस्माना जी, आपके साथ मैं बात को शुरू करूंगी। ये जो पूरा घटनाक्रम था बड़ा ही दुखदाई था, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि कमलेश भट्ट जो है वो एक छोटे से गांव का एक 25 साल का 24-25 साल का नौजवान था। और टिहरी गढ़वाल की जौनपुर पट्टी के सेमवाल गांव के रहने वाले हमारे कमलेश भट्ट, जो अबू धाबी में पिछले 4-5 साल से काम कर रहे थे, उनको हार्ट अटैक हुआ। और हमारे बहुत सारे बच्चे जाते हैं विदेशों में काम करने के लिए नौकरी की तलाश में, और उसी क्रम में हमारा ये वाला बेटा भी गया था। और जिस वक्त इनको हार्ट अटैक हुआ, इनकी मृत्यु हो गई, तो इनकी बॉडी को वापस भेजा गया। इनके पिताजी का नाम बता दूं आपको, हरि प्रसाद है, और ये जो है 3 साल से वहां काम कर रहे थे अबू धाबी में। और 15 दिन की छुट्टी इन्होंने पिछले साल बिताई थी मई के महीने में, जब इनकी बहन की शादी हुई थी। और उसके बाद से ये वहां थे, और अब जब इस प्रकार से लौट के आए तो दुखद ये हुआ कि जब फ्लाइट उनकी बॉडी को लेकर भारत पहुंची और 2 और लोगों की भी बॉडीज आई थी, तो इसका मतलब है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने क्लियरेंस दी होगी अबू धाबी की सरकार को, परंतु यहाँ से इमिग्रेशन ऑफिशियल्स ने ये कहते हुए उन्हें लौटा दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक ऑर्डर है जिसमें किसी को भी, कोई मृत व्यक्ति के शरीर को भी हमारे देश में आने की अनुमति नहीं है। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस प्रकार से देख रहे हैं, इसके आगे क्या हुआ उसके बारे में भी जानेंगे, परंतु यहाँ तक की बात अगर करें तो हम सब बहुत परेशान रहे। आप क्या कहेंगे इसके बारे में, धस्माना जी? हाँ सुजाता, ये बहुत एक हिला देने वाला वाकया था। और इसको जब मैंने इसके बारे में जब संज्ञान हुआ तो मैंने तत्काल इस बारे में प्रधानमंत्री जी को टैग करते हुए ट्वीट भी किया था। उसके बाद मैंने कोशिश करी कि राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूं इस बारे में,
लेकिन आपको मालूम है कि राज्य के मुख्यमंत्री से बात करना देश के महामहिम राष्ट्रपति से भी ज्यादा मुश्किल काम हो गया है। उनसे बातचीत नहीं हो पाती, बहुत कोशिश करी लेकिन बातचीत नहीं हो पाई। तो सोशल मीडिया के माध्यम से और तमाम जितने हमारे संपर्क थे उसके माध्यम से हमने इस बात को उठाया, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा था कि कैसे इसको मतलब एक पूरे परिवार को जो किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा होगा, हमको कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा था। लेकिन जैसा आपने बताया कि जो इसमें प्रयास हुए हैं और जो उम्मीद जगी है, उसके लिए जितने लोग भी, चाहे वो वहां पर अबू धाबी में, दुबई में भी मैंने कई अपने साथियों के उनके लाइव प्रोग्राम देखे जो इस संबंध में बातचीत कर रहे थे। लेकिन अभी उम्मीद हमें जगी है कि उनका शरीर आएगा और शरीर उनके परिवार वालों को मिलेगा। लेकिन आगे हम बढ़ाएंगे इस बात को बाद में। लेकिन जो स्थिति अभी है, अभी क्या एग्जैक्ट स्थिति है, उसके बारे में सारा अपडेट जब हमारे मित्र यहाँ पर बातचीत कर लेंगे तो पूरी परिस्थितियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जी, मैं अभिजय आपसे जानना चाहूंगी, आप एज ए सोशल एक्टिविस्ट आज मैं धन्यवाद करना चाहूंगी रोशन रतूड़ी जी का भी, जिनके प्रयास, अथक प्रयासों से ये हो सका कि हम अपने बेटे की, चाहे बेटे की बॉडी ही ला रहे हैं, पर ला सके। आप एज अ सोशल एक्टिविस्ट क्या समझ रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? देखिए, बहुत दुख की तो बात है ये कि जिस तरीके का ये अनप्रेसिडेंटेड घटनाक्रम हुआ है, सबसे ज्यादा दुख सिस्टेमिक फेलियर तो चलिए एक शब्द है जो ऐसे एपिसोड्स के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा एक मानवहीनता दिखती है। और देखिए, जैसे रोशन कोठारी जी ने प्रयास किया वहां से और वो सफल हुए, उनके लिए भी कुछ आसान नहीं रहा होगा। रोशन रतूड़ी जी ने, आई एम सॉरी, रोशन रतूड़ी जी ने प्रयास किया वहां से और वो सफल हुए। उनके लिए भी कोई आसान नहीं रहा होगा वहां से सारी क्लियरेंसेस ऑब्टेन करना और एक बार बॉडी को इंडिया भिजवा पाना। उसके बाद अगर इंडिविजुअल्स ऐसे प्रयास कर सकते हैं, अगर मेरे मित्र ऋतुपर्ण ने भी एक प्रयास किया, दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग करवाई इस मैटर की, और हर तरीके से दबाव बनाने के लिए अगर इंडिविजुअल्स ने अपनी तरफ से प्रयास किया, तो कहीं ना कहीं ये कैसे संभव हो सकता है कि ऐसे किसी के पार्थिव शरीर के साथ खिलवाड़ किया जा सके। ये दो तीन चीजें दिखाता है मेरे हिसाब से। भले मान लिया ये सबसे उपयुक्त समय नहीं है इन चीजों का बहुत विस्तृत विवरण करने का, लेकिन ये कुछ चीजें हैं जिस पर हमें सोचना चाहिए। ये इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि और भी तो ऐसे केसेस हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हो रहे हैं। पूरा कोरोना वायरस के आप वातावरण में देखें तो जो डिग्निटी है ऑफ द डेड, उसके साथ बड़ा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तमिलनाडु का भी वो किस्सा है जहां पे वो डॉक्टर को ही बरियल नहीं दिया गया क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव था। उसके बाद ये भी हम जिस तरीके से देख रहे हैं, और उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी चीज हो कैसे गई, मतलब ये कैसे संभव है। और मान लीजिए हमें आम नागरिकों की तरह अगर ऐसा लग रहा है कि ये हो कैसे सकता है, तो जो हमारे पावरफुल मिनिस्टर्स हैं या जो भी हैं उत्तराखंडी मूल के, जो या जिनका भी इस मिट्टी से कोई भी वास्ता रहा है, जो कुछ भी कर रहे हो, वो कैसे आराम से बस ऐसे बैठे हुए देख सकते हैं कि हाँ किसी की बॉडी आई और वो वापस चली गई। ये संभव ही नहीं है। एक मानवहीनता हमारे पॉलिसी मेकर्स के लेवल पर भी दिखाता है, और उनको दे शुड कम फॉरवर्ड, उनको ये कंडेम करना चाहिए था। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने अपने स्टेटमेंट्स दिए या क्या कोशिश की गई, मे भी पीछे से वो काम कर रहे होंगे, लेकिन जब इतना बड़ा मजाक किसी के पार्थिव शरीर के साथ उड़ाया गया है तो उनको ये पब्लिकली बोलना चाहिए। सारी चीजें बहुत पब्लिकली होनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर को बाहर आना चाहिए और बोलना चाहिए कि हाँ जी हम लाएंगे वापस, हम कुछ भी करेंगे, हम वापस लाएंगे। लेकिन ये थोड़ा सैडनेस है, डिसअपॉइंटमेंट है। दिस इज अ डिसअपॉइंटमेंट। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत जी भी जुड़े हैं। रावत जी, ये पूरे घटनाक्रम में इस बच्चे की जो बॉडी है वो देश तक आई और फिर वापस भेज दी गई, और जो रोशन रतूड़ी जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भरसक प्रयास करे, और उसके बाद ऋतुपर्ण उनियाल अपनी तरफ से आगे आके एडवोकेट है, उन्होंने अर्जेंसी एप्लीकेशन डालने के बजाय उन्होंने शायद रजिस्ट्रार से कांटेक्ट किया, उनसे भी जानेंगे। मगर इन सब के प्रयासों से आज ये ऑर्डर आ गया है केंद्र सरकार का कि इस बच्चे का जो शरीर है ये वापस लाया जाएगा।
पर आप इसी बात पे मैं जानना चाहती हूँ कि आप क्या कहेंगे कि हमारी सरकार इसमें कुछ नहीं बोल रही है। हम सब परेशान थे क्योंकि एक छोटा सा बच्चा, सोचिए जरा, इतनी दूर जाता है अपने माँ बाप से, माँ बाप कितने फिक्रमंद होते हैं, और उसके बाद इस हालत में वापस लौटना है उसे, और देश से उसे वापस भेज दिया जाता है उसके शरीर को। ऐसा, मतलब ये ह्यूमन डिग्निटी के बारे में बात करी जाए, इसकी जितनी भर्त्सना करी जाए वो कम है। आप क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप ये देखें कि चलिए भारत सरकार ने अपनी गलती ठीक कर रही है, अगर वापस बॉडी वापस आ रही है, लेकिन इसमें उत्तराखंड सरकार का क्या रोल रहा है? मतलब इनकी संवेदनहीनता आप देखिए। मतलब है फिर वापस चली जाती है। मतलब ये ह्यूमन डिग्निटी का भी सवाल है। आप ये समझिए कि कुछ समय पहले ये चमोली के एक हवलदार वहां जम्मू का लापता हो गए थे। थोड़े दिन तक वो दिखावा करते रहे, उसके बाद अब तक पता नहीं चला उनके परिवार का क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। जहाँ पब्लिसिटी मिलती है, जहाँ कोई पॉलिटिकल मोटिव होता है, तो आप बयानबाजियां भी करने लगते हैं, सारी चीजें होने लगती हैं। लेकिन ऐसे मामलों में जहाँ आपको लगता है कि कोई प्रचार नहीं मिलेगा पॉलिटिकल लीडरशिप को, खासकर रूलिंग पार्टी वालों को, वहां कुछ भी नहीं होता। अब ये देखिए, कुछ दिन यहाँ उत्तराखंड के लोग जहां तहां देश भर में फंसे हुए हैं, उनको लाने की आपको चिंता नहीं है। यहाँ गुजरात के लोग थे, उनके लिए वॉल्वो बसें की गई, उनको गुजरात वापस भेजा गया। गुजरात में जो उत्तराखंड के लोग फंसे गए थे, उनको रास्ते में जाके छोड़ दिया गया। तो इतनी संवेदनहीन हमारी सरकार है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। यस, बिल्कुल। मैं ऋतुपर्ण आपके पास आना चाहूंगी। आप मुझे पहले तो ये बताइए कि आपको कैसे पता चला इस पूरे इशू के बारे में? आपकी पहली क्या रिएक्शन थी? व्हाट मेड यू डू व्हाट यू डिड? आप ये बताइए हमारे दर्शकों को। मैडम, शाम का करीबन 7 बज रहा होगा जब मैंने रोशन रतूड़ी जी की पोस्ट देखी। उसके बाद मैंने जो कमलेश जी के बड़े भाई हैं विमलेश जी, उनसे फेसबुक के माध्यम से ही संपर्क साधा, उनका नंबर लिया, उनसे बात की। तो उन्होंने बताया मुझे कि वो आज ही, मैंने 24 तारीख को ही वापस देहरादून आए हैं। जो एम्बुलेंस लेकर गए थे उसके साथ वो वापस ही आए हैं, बड़े निराश होकर के। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि कैसे वहां पर इमिग्रेशन वालों ने उनको अंदर ही नहीं जाने दिया, उनको कुछ बताया ही नहीं, ना कोई सर्कुलर, ऐसे किसी सर्कुलर के बारे में बताया जिससे कि इस तरीके की बॉडियों को लिया जाए या नहीं लिया जाए। इस तरीके उन्होंने मुझे सारी चीज बताई। मैंने उनसे कुछ डिटेल्स ली। तुरंत मैंने 12 बजे करीबन रजिस्ट्रार जनरल को फोन मिलाया, जो अर्जेंट हियरिंग के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में मेंशन है। तो मैंने रजिस्ट्रार जनरल को फोन मिलाया, उन्हें घटनाक्रम पूरा बताया। उन्होंने भी इस पे संज्ञान लेते हुए इसे सुबह करीबन 11 बजे के लिए इन्होंने रखवाया। उसके बाद, क्योंकि आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हियरिंग चल रही है तो सभी लोग उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो ये हियरिंग जो है करीबन 3 बजे हुई। 3 बजे हुई तो इसमें जो हमारे दिल्ली हाईकोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस संजीव सचदेवा जी हैं, उन्होंने भी बड़ा शोक जताया कि इस तरीके की घटनाएं भारतवर्ष में नहीं होनी चाहिए। तो मैडम, ये सारा वाकया जो है ये सोशल मीडिया के जरिए ये उभर कर आया है, और फिर जाकर के मैंने पिटिशन। बिल्कुल। आपने जो किया उसके लिए मैं आपको मतलब आपने खुद इनिशिएटिव लिया, आपने विमलेश भट्ट से बात करी, और मैं समझ सकती हूँ कि आप इसमें लगे रहे होंगे। अब इस वक्त सिचुएशन क्या है, ये भी अगर आप बता सके हमें। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त मेरी कुछ देर पहले ही विमलेश जी से बात हुई है, कमलेश जी के जो बड़े भाई हैं। तो एक अच्छी खबर ये आई है कि वहां से जो उनकी बॉडी है वो भेज दी गई है, और वो आज रात करीबन 2 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पे आ जाएगी। और विमलेश जी के, और अच्छी बात यह है, उत्तराखंड सरकार भले ही देर में जागी है, लेकिन उत्तराखंड सरकार अभी एम्बुलेंस का प्रबंध कर रही है उनके लिए। तो अभी एम्बुलेंस देहरादून से भेजी जा रही है। उसमें खुद विमलेश के कमलेश जी के बड़े भाई होंगे, और उनके शायद उनके पिताजी बॉडी लेने यहाँ पर आ रहे हैं। उनके कजिन है विमलेश भट्ट, राइट? जी विमलेश जी उनके कजिन है। जी जी जी, और उनका एक ही छोटा भाई है। एक ही छोटा भाई है। जी बिल्कुल। जी जी, अंकित भट्ट का नाम है वो। जी, उनसे भी बिल्कुल। मेरा संपर्क रहा। इस वक्त परिवार वाले बहुत परेशान होंगे, और इस मतलब जब आपने उन्हें बताया इस ऑर्डर के बारे में,
तो कुछ उनको सांत्वना मिली होगी और तभी बिल्कुल। उनके पिताजी अब जा रहे हैं, है ना? पहले तो जी, पिताजी जी। भी गए थे या नहीं? नहीं, शायद मामा नहीं गए गए, थे उनके। मामा जी गए थे। अब शायद पिताजी जाएँगे, ऐसा मुझे अभी पता चला है। तो उनके छोटे भाई बड़े परेशान थे, तो उन्होंने भी बताया। दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा मैडम कि जिस प्रकार से स्थानीय सरकार का जो रवैया रहा है, वो भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। किसी ने भी उनकी मदद नहीं की है, मुझे कहते हुए बड़ा दुःख हो रहा है। किसी ने उनकी मदद नहीं की है, ना हमारे किसी एमएलए ने करी, ना किसी एमपी ने करी। उन्होंने बहुत कोशिश दुखद करी थी, रहा। क्या उन्होंने बताया क्या कि जी, उन्होंने बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल, उन्होंने बताया, उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, टिहरी लोकसभा के, उनसे भी प्रार्थना की थी, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स रहा नहीं। उनका सिर्फ बड़ा तोड़-मोड़ वाला जवाब था कि मैं बात करती हूँ, लेकिन वो बात कुछ बनी नहीं फिर। धसमाना जी, ये बात आपने सुनी, इन्होंने कहा कि बात करने की कोशिश करी गई थी टिहरी लोकसभा की जो सांसद हैं कि और ये रिएक्शन कि उनसे मतलब कोई संपर्क रिएक्शन नहीं और वो उनसे लड़का संपर्क करने विमलेश का जो है। जी, जी, आप कुछ कह रहे हैं? संपर्क करने की कोशिश की गई थी। रिपोर्टर्स उनके पास पहुंचे थे, तो उनका कहना ये था कि मुझे इस घटनाक्रम के बारे में अभी तक किसी ने अप्रोच नहीं किया। उनकी अप्रोच ये थी। तो आपने सुना, उन्होंने कहा कि इस घटनाक्रम के बारे में मुझे कुछ पता नहीं चला। तो ये टिहरी की जो सांसद है, आप मुझे बताइए, जब वोट चाहिए होते हैं तो घर घर नेता आता है, हाथ जोड़ के आता है, यूं करके आता है, और जब इनको जरूरत पड़ी, इस परिवार को जरूरत पड़ी अपने सांसद की मदद की, तो कहाँ है माला राज्य लक्ष्मी शाह? आप बताइए कि क्या कहेंगे आप अपनी ये जो सरकार है सुजाता, हमारी, इनके रवैये के बारे में। सुजाता, मैं ये समय राजनीति करने का नहीं है और किसी भी तरह के पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप में हम नहीं फंसना चाहते। लेकिन मैं सबसे पहले तो आपको ही बधाई दूंगा कि आपने इतने ज्वलंत मुद्दे को, कल हमारी चर्चा हुई थी आपसे इस बारे में और आपने कहा था कि इसको हम टेकअप करेंगे, क्योंकि रोशन रतूड़ी मेरे बहुत नजदीक के रिश्तेदार हैं, मेरी वाइफ के कजन हैं। और परसों जब उनका लाइव में देख रहा था, रूह कांप गई जब उनका मैंने देखा, लगभग रो रहे थे और वो चिल्ला चिल्ला करके केंद्र की सरकार को कह रहे थे, प्रधानमंत्री जी को कह रहे थे कि आपको तो हम क्या समझते थे, हम आपको कितना मानते थे, लेकिन हमारे एक पहाड़ के व्यक्ति के साथ इस प्रकार का व्यवहार हो गया और उसकी डेड बॉडी आपने वापस वहां भेज दी। तो ये जब वो बात कर रहे थे, उसके बाद मैंने कोशिश करी रोशन से संपर्क करने की। मेरा संपर्क तो नहीं हो पाया, लेकिन मैंने मुख्यमंत्री जी से संपर्क करने की कोशिश करी, क्योंकि हमारे राज्य का मामला था। तो मुझको ये उम्मीद थी कि अगर मुख्यमंत्री जी से कहेंगे तो वो केंद्र सरकार में, क्योंकि इस समय हमारी सरकार तो है नहीं और हम तो जो कुछ कहते हैं सरकार को, सरकार उसको उल्टा ही कहती है। हम कोई सुझाव देते हैं, हम किसी बारे में बात करते हैं तो वो हमारी हंसी उड़ाने लगते हैं, हमारी मजाक उड़ाने लगते हैं। हम तो बहुत छोटे हैं। राहुल गांधी की मजाक किस प्रकार से उड़ाई वो आपने देखा। हर बारे में, टेस्टिंग के बारे में जब उन्होंने कहा, स्ट्रेटेजिक शब्द को पकड़ करके जिस प्रकार से पूरे मीडिया में डिबेट किए गए, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे कहने का कितना असर है। लेकिन राज्य का मामला था, मैंने कोशिश करी लगातार कि मुख्यमंत्री जी से बातचीत हो जाए, लेकिन मेरी बातचीत नहीं हो पाई। आप समझिए कि मेरे जैसे व्यक्ति की, उत्तराखंड जब से बना है तब से लेकर अब तक, उत्तर प्रदेश की बात छोड़ दीजिए, हमारे बहुत सीनियर जयसिंह रावत साहब यहाँ बैठे हुए, मैं समझता हूँ कोई उत्तराखंड का मुख्यमंत्री ऐसा नहीं था जिससे मैं बात करना चाहूं और मेरी बात ना हो पाए। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को मैं प्रणाम करता हूँ और कभी मुझे मिलेंगे तो सबसे महंगी फूलों की माला उनके गले में डालूंगा कि इतना बड़ा संकट काल है और मुख्यमंत्री अपने महल की चार दीवारी के अंदर कैद है। वो बाहर नहीं आ रहे। वो अपना नए नए रोज डिजाइनर मास्क लगा करके और लाइव आते हैं। लेकिन एक हमारे पहाड़ का, टिहरी का, दूर दराज के इलाके का एक लड़का जो अपने रोटी रोजी के लिए, आपने पलायन आयोग बना दिया, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हैं कि पलायन करके एक विदेश जाकर के रोटी रोजी के लिए जो बच्चा गया, उसकी जान चली गई और उसकी डेड बॉडी आ रही है, उसके परिवार के लोग डेड बॉडी लेने जा रहे हैं और पूरे उत्तराखंड को पता लग गया। रोशन का जो लाइव हुआ, मैं समझता हूँ कि कोई भी जागरूक व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको नहीं मालूम होगा। उससे आप उसका संज्ञान तक नहीं ले रहे हैं। आज की तारीख तक जब आप ये डिबेट कर रही हैं
तब तक मुख्यमंत्री जी का एक शब्द भी इस बारे में नहीं आया। बिल्कुल। कितने अफसोस की बात है। और हम जब कह रहे हैं तो वो हम पे आरोप लगा रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं। हमने कहा भाई पंजाब में लोग, आज भी मेरे पास 40 फोन आए हैं पंजाब में जो लोग फंसे हुए हैं, क्या हाल होगा उनका, बुरे हाल है। हरियाणा में लोग फंसे हुए हैं, दिल्ली में लोग फंसे हुए हैं, पूरे देश के अलग अलग कोनों में हमारे लोग फंसे हुए हैं। अरे कुछ नहीं कर सकते, कम से कम उनको दिलासा तो दे दो, उनके लिए कोशिश तो कर लो। अभी रावत साहब ने कहा 1800 लोग जो आपके हरिद्वार में फंसे हुए थे, उनको आप बाइज्जत वीवीआईपी वॉल्वो बस करके गुजरात छोड़ने चले गए। और उस गुजरात से आते हुए बस में कुछ लोग बैठ गए, उनको आपने रात को, आधी रात को हरियाणा के बॉर्डर में बीच रास्ते पे उतार दिया। आज की तारीख तक नहीं पता वो कहाँ है लोग हरियाणा के। तो कैसे आप चीफ मिनिस्टर हो, कैसे? और आप अभी बात कर रही थी, भैया ने अभी बताया कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से उन्होंने संपर्क किया, उनियाल साहब ने बताया। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब वो कहेंगे कि साहब मुझको वोट नहीं देना, आपको तो मोदी जी को वोट देना है, तो अब जब अगर आप किसी तकलीफ के लिए जाएंगे तो कहेंगे कि भाई मुझे तो वोट दिया नहीं था आपने, मोदी जी को वोट दिया था, उनसे ही अपनी समस्या कहिए। तो रोशन रतूड़ी ने बड़ा अच्छा किया, उन्होंने सीधा, रोशन रतूड़ी ने अपने, अगर आप उसका वो लाइव देखें वापस, तो उसमें उसने देश के प्रधानमंत्री को कहा कि भाई ये क्या हो रहा है हमारे साथ। आज इस प्रदेश के अंदर कोई भी जनप्रतिनिधि, मैं आपको चुनौती के साथ कह रहा हूं, और रावत साहब बैठे हुए, देखिए हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विद्या, ये 6 विषय ऐसे हैं जो ईश्वर ने अपने हाथ रखे हुए हैं। ये इतना डर गए हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि कि सारे के सारे घरों में बैठे हुए लाइव कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, कोई जनता के बीच में जाने को तैयार नहीं है। तो ये जो पुलिस वाले चौराहे पे खड़े हैं, क्या इनके परिवार नहीं है? ये जो डॉक्टर ड्यूटी दे रहे हैं अस्पतालों में, क्या इनके परिवार नहीं है? ये नर्सिंग स्टाफ, ये सफाई कर्मचारी, ये क्लिनिकल स्टाफ जो आज बेचारे अपनी जान हथेली पे रख करके सेवा कर रहे हैं लोगों की, क्या इनके परिवार नहीं है? आपको तो लोगों ने वोट दिया, वोट देकर के ताज पहनाया, आपको कुर्सी पे बैठाया, और आप घरों में महलों में छुपे हुए बैठे हो, कैसे काम चलेगा? बिल्कुल। इतना बड़ा मुद्दा, इतना बड़ा मुद्दा, और आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। आपने बड़ा एहसान कर दिया, एम्बुलेंस दे दी आपने। धसमाना जी, आपको एक बात बताऊं, हम तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम राजनीतिक लोग नहीं हैं। हम इसके बारे में बात करते हैं तो भी कहा जाता है कि इसका राजनीतिकरण मत करिए, लेकिन अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? और विपक्षी पार्टी होने के नाते आपका बोलना तो आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है, मगर यहीं पे कहीं हमें कमी मिलती है। जो हर वोट कहते हैं कि मोदी जी को दिया गया, टिहरी की सांसद को नहीं दिया गया। एक महारानी जो है अगर अपने घर में महारानी की तरह बैठी है तो दोष किसका है? दोष जनता का तो है, मगर जनता से पहले विपक्ष का है, क्योंकि विपक्ष ने ऐसा नेता खड़ा नहीं किया जो उनका फेथ अपनी तरफ कर पाता, उनका भरोसा जीत पाता। आप इस बारे में भी कुछ कहिए, क्योंकि ये आपका कर्तव्य है, आप ये कहकर नहीं बच सकते, आप ये मुझे नहीं कह सकते। जी सुजाता, मैं बताऊं आपको, महारानी के खिलाफ जो चुनाव लड़े थे प्रीतम सिंह, कांग्रेस के अध्यक्ष है इस समय, और पूरे प्रदेश के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का वो अकेला प्रदेश अध्यक्ष है जो लोगों के बीच में जाकर के लोगों की सेवा भी कर रहा है, लोगों को मास्क भी बांट रहा है, राशन भी बांट रहा है, छतरी भी बांट रहा है। कुछ ना करे, हमारी हैसियत नहीं है कि हम पूरे प्रदेश के लोगों को राशन बांट दें, लेकिन लोगों के बीच में जाकर के उनकी हौसला अफजाई करना, लोगों का साहस बढ़ाना। आज क्या आप ये बताइए, क्या कोरोना निपट गया है? कोरोना तो शुरू हुआ है, अभी इसकी कौन कितनी वेव्स आनी है हमको नहीं मालूम है। और आज गुजरात में क्या हालत है मालूम है आपको? आज लेटेस्ट जो अहमदाबाद के बारे में जो रिपोर्ट आ रही है, अहमदाबाद में जो कितना भयंकर हालत होने वाली है, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। लेकिन क्या पूरे मीडिया में, पूरे देश में कहीं गुजरात के बारे में चर्चा हो रही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपने बांद्रा की चर्चा कर ली, सूरत की चर्चा नहीं करी, ये कैसे चलेगा? आप कवर अप कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपकी टेस्टिंग किट्स फेल हो गई, उस पर हल्ला होगा देश के अंदर, तो आप अर्नब गोस्वामी को अचानक ले आते हैं। 2 दिन पूरे देश का मीडिया, पूरा देश का टेंशन वो अर्नब गोस्वामी की सोनिया गांधी को गाली देने पे चला जाता है। वो जो असली मुद्दा था कि आज देश के अंदर टेस्टिंग किट्स नहीं है,
सारी टेस्टिंग किट्स आपने जो अमेरिका से मंगाई, वो यूरोप की जो रिजेक्टेड टेस्टिंग किट्स थी वो देश को आ गई। और इससे ज्यादा शर्मनाक बात हो सकती है? और दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वॉरियर साबित करने के लिए उनका अभियान शुरू हो गया कि ही इज द नंबर 1। पूरी दुनिया में किससे कंपेयर कर रहे हैं? अमेरिका से। जितनी बड़ी मूर्खता अमेरिका ने इस बार कोरोना के मामले में करी, क्या उससे बड़ी मूर्खता कोई कर सकता है? आप उन देशों से तुलना क्यों नहीं कर रहे हैं जिन देशों ने मजबूती के साथ कोरोना को रोका? उनसे आप तुलना नहीं करेंगे। आप उनसे तुलना करेंगे जिनका मेयर खड़ा होकर के गले लगा रहा है कोरोना के पेशेंट को। उनसे आप तुलना कर रहे हैं कि साहब उनसे बहुत बढ़िया किया। कमाल है। ये पूरे देश में हो रहा है। तो लेकिन उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूंगा, मैं दोनों को बधाई देता हूं जो हमारे नौजवान हैं, इन दोनों को बधाई देता हूं। मैं मैट के तो कार्यक्रम में हमेशा फॉलो भी करता हूं, इनको मैं हमेशा कई बार बधाई भी दे चुका हूं। और उनियाल जी से मेरा अभी परिचय हुआ है, मैं इनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। जो काम हम नहीं कर पाए वो आपने किया, और आप इनको करते रहे। हम आपके पीछे खड़े होकर के आपकी मदद करेंगे। हम तो भैया हमारे में ठप्पा लगा है कि हम कांग्रेस के नेता हैं। अब हम कोई भी बात बोलते हैं तो कहते हैं साहब इनका तो आरोप लगाना काम है। उत्तराखंड में उत्तराखंड के जो प्रवासी फंसे हुए हैं उनके लिए जैसे ही हम मुंह खोलते हैं, अगले दिन बीजेपी वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि साहब ये राजनीति कर रहे हैं। अब ये बताएं कि इतने लोग जो हमारे फंसे हुए पूरे देश के अंदर, अब क्या हमने गलत कहा कि कोटा में जो छात्र फंसे हुए उनको लाओ? दिल्ली विश्वविद्यालय में तो आपको पता है कि कितनी बड़ी संख्या में, मेरा तो बेटा भी वहीं पढ़ता है, मेरी बिटिया भी वहीं पढ़ी, आज कितनी बड़ी संख्या में उत्तराखंड के विद्यार्थी दिल्ली में फंसे हुए हैं, हमारे मैसूर में फंसे हुए हैं, मणिपाल यूनिवर्सिटी में फंसे हुए हैं, देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में फंसे हुए हैं। उनके बारे में हम बात ना करें? नहीं तो क्या आप चाहते हैं कि उनको लाया जाए? तो आप क्या कर रहे हैं? अगर मुख्यमंत्री सुन ही नहीं रहे, आप खुद ही कह रहे हैं कि हमारी तो कोई सुनता नहीं, तो आप क्या कर रहे हैं? उनको वापस कैसे लाएंगे? इस बात पे मैं अभिजय से भी जानना चाहूंगी। और अभिजय, आज आपको टाइम मिला है विपक्ष को बताने के लिए कि उन्हें क्या करना चाहिए। अभी आऊंगी आपके पास। पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ आप क्या करेंगे? ये कहकर आप बच नहीं सकते कि हमारी तो सुन नहीं रहे। आप बताइए, इनको सुनाइए। हम बचना नहीं चाहते। मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन के, आपको पता है कि आई वाज द फर्स्ट पर्सन, अब ये सौभाग्य कहूं या दुर्भाग्य कहूं, कि उत्तराखंड का पहला क्वारंटीन होने वाला मैं हूं। आपकी गलती से? आपकी गलती से क्यों हुआ? नहीं, गलती से नहीं हुआ। मैं इसलिए हुआ कि जब डेंगू का प्रकोप हुआ पिछले साल, बिल्कुल, देहरादून का सबसे बड़ा दंत चिकित्सक डॉक्टर अश्विनी डोभाल, उनकी मृत्यु हो गई, उनकी डेथ हो गई। वो मेरा दोस्त था, मेरा क्लासमेट था सेंट जोसेफ एकेडमी में। हम, आपको पता है कि बचपन से, और हमने पूरी स्कूलिंग साथ करी। जब उसकी मृत्यु हुई तो जब उसका पार्थिव शरीर हम जला रहे थे तो उस समय मेरे मन में आया कि डेंगू से मर गए डॉक्टर अश्विनी डोभाल, जो पूरे शहर के लोगों के, चीफ मिनिस्टर से लेके गवर्नर से लेके तमाम वीआईपीज के दांत जो देखता था, वो डेंगू से मर गया। तो हमने वहीं पे संकल्प किया कि डेंगू के खिलाफ मैं अभियान चलाऊंगा। और आपको पता है मैं भटकता रहा पूरे देहरादून में। मैं लगभग 2 महीने देहरादून के एक एक अस्पताल में गया, लेकिन इतिहास गवाह है कि मुख्यमंत्री जी ने कभी कोशिश नहीं करी कि किसी हॉस्पिटल में जाकर के किसी डेंगू के मरीज को पूछ ले। दर्जनों लोग मर गए। तो मेरा एक्सपीरियंस था। इसलिए जब जैसे ही कोरोना का मुझे पता लगा कि देहरादून में एक आईएफएस जो है वो पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ है, तो मैंने तैयारियों के लिए सीएमओ को, डिप्टी सीएमओ को, सीएमएस को, डिप्टी सीएमएस को, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज को, पीआरओ को, सबको फोन किया, सारी प्रेस को फोन किया कि मैं पहुंच रहा हूं 12:30 बजे। और मैं पहुंचा तो मुझे एक भी डॉक्टर नहीं मिला, एक भी अधिकारी नहीं मिला। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं मास्क लगा के गया, मैं सैनिटाइज होकर के गया, लेकिन मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि आपको आइसोलेशन वार्ड में नहीं जाना। मुझे मालूम था कि कहां तक जाना है, मैं वहीं तक गया। लेकिन इन्होंने कहा कि इसकी जबान बंद करनी है, तो रात को ही मुझे फरमान भेज दिया कि आप अब क्वारंटीन हो गए साहब। अब क्योंकि पब्लिक हेल्थ का मामला था, अगर मैं नहीं मानता तो अगले दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते कि इनको शहर के लोगों की सेहत के बारे में चिंता नहीं है। और 14 दिन का बढ़ा के उन्होंने 28 दिन कर दिया। अच्छा। जब मैंने परमिशन मांगी 14 दिन का बाद, तो मैंने जब कहा कि डीएम साहब से कि मुझे परमिशन दीजिए, तो उन्होंने कहा दसवाना जी इधर की उधर की, बड़ा मुझे बधाई दी कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आप 14 दिन बड़ा रिलीजियसली आपने फॉलो किया। लेकिन बाद में आखिरी में बोला कि
सेंट्रल गवर्नमेंट की नई गाइडलाइंस आई है, आपको 14 दिन और रहना है। 28 दिन मुझे कैद कर दिया। फिर 29वें दिन मैंने परमिट नहीं मांगा, फिर मैं निकला और मैं रोज निकलता हूँ। आज भी जब आपका फोन आया था तो उस समय मैं आ रहा था वापस, कहीं मास्क देके आ रहा था, कहीं राशन देके आ रहा था। हम क्या कर सकते हैं? परमिशन देने वाले लोग, सारी जितनी लिखत पढ़त करने वाले लोग हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो सरकार है। हम अपोजिशन है, हम आवाज उठा सकते हैं। हम आवाज उठाते हैं तो आप जैसे जो अपने स्तर पे जो बात उठा रहे हैं वो तो हमारी बात आ जाती है, लेकिन अखबारों में उतनी बात आ पाती है जितना सरकार चाहती है। टेलीविजन में उतनी बात आ सकती है जितना सरकार चाहती है। इस समय तो अगर आपको हंसना भी है तो पूछ के हंसना है, अगर आपको रोना है तो पूछ के रोना है। इस समय तो हवाएं भी जो है उनको कहा जाता है कि कैसे चलोगे ये बता के चलो, आपकी रफ्तार क्या होगी ये भी बता के चलो। तो हालात ऐसे हैं पूरे देश के अंदर। जी जी। तो मैं अब अपना रुख करूंगी अभिजय नेगी की तरफ। अभिजय, मैं आपसे जानना चाहूंगी इस पूरे विषय को लेकर, क्योंकि आप और मैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हम जब कुछ करते हैं तो हमारे ऊपर कई तरह के लांछन लगते हैं। कभी कोई कह देता आप लोग पॉकेट मनी फंडेड है, मैं सेल्फ अपने पॉकेट से फंड निकाल के इस्तेमाल करती हूँ, पर बोल देते ये एनजीओ वाले हैं, इनकी फंडिंग होती है। फिर भी हम चुप नहीं रहते, अगर हमें लगता है कि कुछ गलत है तो हम बोलते हैं। मैं आपके साथ कितने ऐसे नौजवान और नवयुवतियां हैं जो इस सरकार की तरफ थे, मगर एक बैलेंस उन्होंने बनाया समय के साथ। जब देखा कि सरकार चीजों को ठीक से नहीं कर रही, उन्हें लगा वो उनका निजी एक्सपीरियंस था या सोच थी। तो हम लोग जब चुप नहीं रहते, हम जिस सरकार का समर्थन करते हैं उसी के विरुद्ध खड़े भी हो जाते हैं समय आने पर। तो आप, पहली बात, इस विषय पर मैं बाद में कहूंगी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप क्या कहना चाहेंगे। जैसा कि धर्माना जी ने कहा, हर चीज का राजनीतिकरण की बात होती है, तो क्या राजनीतिकरण गलत हो जाता है हर समय? सुजाता मैम, मैं अगर आपकी परमिशन हो तो मैं एक वाकया शेयर करना चाहूंगा, और आई एम श्योर शायद धस्माना सर को भी याद होगा कि कुछ मुद्दों पर जैसे मैट का भी काम जो रहा है वो सरकार के विपरीत रहा है कुछ मुद्दों पर, और वो इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी रहा है, जैसे रिस्पना बिंदाल रिजुविनेशन और इन चीजों की बात होती थी। लेकिन मैं धस्माना सर को स्पेसिफिकली याद दिलाऊंगा कि जब उनकी सरकार भी होती थी या हम क्रिटिसाइज करते थे कुछ चीजों को, हम अपनी बात कहते थे, तो भले ही उस समय का ऑपोजिशन जो था वो दोगुली बात करता था, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन बहुत जोर शोर से करता था वो। अगर हम कोई बात कहते थे तो वो क्विकली उठाकर उसको और तेज कहते थे, जो उस समय हमें बहुत अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अब जब हम देखते हैं एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, तो ये कोई गलत बात नहीं है। अगर आप ऑपोजिशन हैं तो हमें फिरोशियसली ही, मेरी जो समझ है, लिमिटेड समझ है, हमें फिरोशियसली ही विरोध करना चाहिए। सरकार की हर बात तो वो कहेंगे ही राजनीतिकरण मत करिए, क्योंकि राजनीतिकरण का मतलब क्या हुआ? चर्चा हुई, निंदा हुई। और जो है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में चर्चा और निंदा तो होनी ही चाहिए, वो तो फंडामेंटल है। अगर आज इन चीजों में हम समस्या देख रहे हैं तो इसका तो सबसे बड़ा विरोध विपक्ष को ही करना है। अगर हम इस देश की पूरे इन आंदोलनों को देख ले, बेलची था ना वो गांव जहाँ पे चुनाव हार कर इंदिरा गांधी जी गई थी, तो कैसे गई थी? आई एम श्योर धस्माना सर को पता होगा, जो हमने पढ़ा है, हाथी पे गई थी, पूरी एक नदी पार करके गई थी। तो क्या वो स्पिरिट नहीं, मतलब एक लिमिटेड सजेशन जो है कि इस तरीके की स्पिरिट होनी चाहिए, मतलब सब में, ऑपोजिशन में भी। और ऑफ कोर्स हम लोगों को भी मुद्दों से नहीं भटकना चाहिए, उठाते रहना चाहिए, हर संभव प्लेटफॉर्म पर उठाते रहना चाहिए। एक अच्छी बात सोशल मीडिया की ये है कि हम अपना सीधे जो है बात कर लेते हैं अपनी ऑडियंस से। बुरी बात थोड़ी ये हो रही है कि क्वेश्चंस लेने की परंपरा खत्म सी हो रही है। जवाबदेही के एक्चुअल मायने 5 साल में वोट देना नहीं हो सकते किसी भी लोकतंत्र में, और भी कई मायने जो होते हैं वो खत्म से हो रहे हैं। तो हमें इसको पूरी तरह सदृढ़ रखना है, और ये इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी मैं कह रहा हूँ कि ये कोई भी पार्टी हो उसको क्वेश्चंस लेने होंगे, और कोई भी पार्टी इन पावर हो उसके ऑपोजिशन को उसको हमेशा पिंड डाउन ही रखना चाहिए, मुद्दे उठाते रहने चाहिए। ये मेरा बहुत अच्छी बात कही आपने। इसके बारे में बाद में धस्माना जी से जवाब भी लेंगे, क्योंकि
फ्यूचर आपका है, ये देश आपका है, बल्कि मैं तो कहूंगी ये धरती भी आपकी है, तो आपकी तो सुननी हमें जरूरत है। और अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो सरकार का, राज्य सरकार का जो रवैया रहा है, जिस तरह से टिहरी सांसद का जो रवैया रहा है, मैं दोनों के ऊपर सवाल उठा रही हूँ, आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूँ। टिहरी सांसद के लिए स्पेसिफिकली अलग से मुझे बताइए, और हमारी त्रिवेंद्र रावत सरकार के बारे में। मतलब आप ये सोचिए कि हमारा एक बच्चा जो है गरीब है, गरीबी का मतलब क्या होता है इस देश में। मैं ये देख रही हूँ कोविड-19 के समय में कि गरीबी जो है एक श्राप है हमारे देश में, जबकि मैं ये मानती हूँ कि गरीबी आती और जाती है। धसमाना जी जानते हैं, मैं जिस परिवार से हूँ उनका लाइमस्टोन माइनिंग का काम था, और हमने बहुत पैसा देखा और अचानक से सब कुछ बंद होते देखा, इसलिए मैं पैसे को कभी भी अहमियत नहीं देती। मगर दो चीज मैं देख रही हूँ कि धरातल से उठे हुए ये जो नेता है, जो बैठे हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पे, मंत्रियों की कुर्सियों पर, इनके अंदर दया भाव नहीं दिखता मुझे, इनके अंदर संवेदनशीलता नहीं दिखती। क्या इस समय एक गरीब परिवार के इस बेटे को उन तक पहुंचाने का काम इनको नहीं करना चाहिए था? तो मेरे आपसे दो सवाल है अभिजय, कि एक तो टिहरी सांसद के रोल के बारे में, और जो सरकार ने संवेदनहीनता दिखाई है उसके बारे में। देखिए, टिहरी सांसद का जहां तक रोल रहा है, बहुत डिसअपॉइंटेड तो बहुत ही ऐसा शब्द लग रहा है कि छोटा है, मतलब शॉकिंग भी एक इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी भी जनप्रतिनिधि का एक झूठा जवाब या इस ऐसे वातावरण में ढकोसला तो बिल्कुल मतलब इसकी क्षमा नहीं कहीं हो सकती। और बिल्कुल ही क्या बोला जाए, मतलब मैं आई एम इन लॉस ऑफ वर्ड्स। मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनके इस कंडक्ट को कैसे कोई भी कैसे, वो खुद कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। जहां तक मुख्यमंत्री जी की बात है, देखिए कल शायद प्रधानमंत्री जी के साथ जो बैठक हो रही है उसमें मुख्यमंत्री जी भी अपनी बात कहने वाले हैं। कल 9 राज्यों के मुख्यमंत्री बोलेंगे, मैं अभी वो लिस्ट पढ़ रहा था, और उसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी बोलने वाले हैं। तो क्या वो इस मुद्दे को उठाने वाले हैं? एक राज्य ने उनको प्रचंड बहुमत दिया, भले ही उनको नहीं दिया, उनकी पार्टी को दिया, फिर उनको वो चीफ मिनिस्टर हैं, क्या वो इसको जोर शोर से बोलेंगे कि ये उत्तराखंड के साथ एक तरीके से अन्याय हुआ है? मैं अगर इतनी भी बात मान लूं कि दिल्ली के एयरपोर्ट में क्या हुआ, अगर वो मुख्यमंत्री जी के हाथ में नहीं था, उनके संज्ञान में नहीं था, तो जब ये हो गया, जब उनको इसकी सूचना मिल गई, तो उन्होंने क्या किया? देखिए, मैं आपको एक मानवीय पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहता हूँ कि जब हम उत्तराखंडी कहीं बाहर मिलते हैं तो हम एक दूसरे से बॉन्ड करते हैं। मतलब हम देखते हैं कि अच्छा भाई कैसे हो, तुम्हारा गांव कब जाना हुआ, अरे जा रहे हो, थोड़े एक आध शब्द लाइनें और शब्द जो आते हैं कि तुम्हारा दगड़िया कैसा है, पूछ भी लेते हैं, सारी चीजें हो जाती हैं। आज तो उत्तराखंड मूल के कितने इंपॉर्टेंट लोग देश के इतने इंपॉर्टेंट ओहदों में हैं, जब ऐसी परिस्थितियां आ जाती है तो उन्हीं को तो याद करते हैं। तो मुख्यमंत्री जी कई लोगों को फोन कर सकते थे पर्सनली, या अगर वो व्यस्त हैं तो कई जो लोग पावरफुल हैं सरकार में वो कर सकते थे कि उत्तराखंड को जरूरत है, उत्तराखंड के बेटे के साथ ऐसा हुआ है, तो आप अपने अपने रोल प्ले कर लीजिए। लेकिन इनिशिएटिव की घोर कमी है, बहुत ज्यादा कमी है। तो कल की बैठक में क्या वो इस बात को उठा रहे हैं? मुझे बड़ा अच्छा लगता अगर ये सवाल विपक्ष जोर जोर से पूछ रहा होता कि कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को ये बैठक में सवाल उठाना चाहिए और पूछ देना चाहिए कि क्या नॉर्म्स है भारत सरकार के, क्या कर रही है भारत सरकार। अपने राज्यों के हितों के लिए तो रक्षा करनी ही चाहिए। मैंने देखा है जीएसटी की जब बात होती थी तो उसमें पॉलिटिकल डिवाइड से ज्यादा स्टेट वाइज भी चलते थे। मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स अपनी बात कहते थे, कंजम्पशन स्टेट्स अपनी बात करते थे। स्टेट के इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है। और उत्तराखंड ने तो अभी जो वो स्पेशल ऑपरेशन हुआ था जिसमें हमारे 2 जवान भी शहीद हुए थे कश्मीर में, जिनके मतलब आप लगाइए एक जो सोल्जर है अगर वो अपने मार्टर होता है, उसकी शहादत होती है, तो बेर मिनिमम उसको एक एंथुजियास्टिक जो है बरियल दिया जाता है, वो भी नहीं हो पाया। उत्तराखंड को जो कॉस्ट्स हो रही हैं इससे, वो बहुत सारे लेवल्स पे है। उत्तराखंड को अपनी बात जोर शोर से कहनी चाहिए। मैं तो ये इमेजिन करता हूँ, चलिए हम एक शॉर्ट टर्म बड़ी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं जो हमारे लोग फंसे हुए हैं, थोड़ा भी मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म देख लीजिए। ये वो महीने होते हैं, मैम मैं तो नैनीताल में रहता हूँ, अभी तो रोड पे चल नहीं पाते थे आप, इतनी गाड़ियां भर जाती थी। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो धम से गिरने वाला है उसकी कौन रक्षा करेगा? स्टेट लेवल क्या प्लान्स हैं? और इस विजन के बारे में क्या कोई भी बात कर रहा है कि क्या होगा उत्तराखंड में?
या सबने सोचा हुआ है कि बात मत करो, हम गिर जाएंगे और उसके बाद ये बहाना तो है ही, तो बस ठीक है। ये नहीं चल सकती अप्रोच, ये पॉलिसी अप्रोचेस हैं। और हर बार न्यायालय पर आप निगाहें नहीं रख सकते, हमेशा नहीं संभव है। आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, 26 फरवरी 2013 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, गंगा और उसकी सहायक नदियों के 200 मीटर के तट क्षेत्र को आप खाली करें। अगर उस आदेश का पालन कर दिया गया होता तो शायद आपदा में इतनी बड़ी भीषण तबाही नहीं होती। चलिए वो तो एक एग्जाम्पल हुआ जो 16 जून 2013 को, उसके बाद कुछ ही महीनों, 2-3 महीनों के बाद हुआ। यहाँ तो हमें दिख रहा है हमारे साथ क्या होने वाला है, सबको दिख रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अगर खुल भी गया हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, ये सारी चीजें, कितना 1/3 हाफ हो जाएंगे लोगों की इनकम, ले ऑफ होने वाले हैं कितने सारे लोग। उत्तराखंड की समस्याएं हैं और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर देश भर में सफर करेगा, वो वापस आएंगे, क्या साधन होंगे उनके लिए, कैसे चलेगा? इस पर भयंकर चिंतन मंथन करना चाहिए उत्तराखंड। बिल्कुल। और मैं आपसे, ऋतुपर्ण, आप उत्तराखंड के वासी हैं, एक नौजवान एडवोकेट होने के साथ साथ, और जो पीड़ा हम सबको है, शायद इस पैनल में जितने हम लोग हैं सभी को वो पीड़ा है। आप मुझे बताइए कि जो बात अभी अभिजय ने कही है, आप उससे कितना सहमत हैं, और सरकार से क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के बारे में भी जो अभी प्रदेश से बाहर है? क्या कोविड के पीछे हम छुप सकते हैं और कह सकते हैं कि जो लोग हमारे आंध्र प्रदेश, गुजरात वगैरह में हैं, हम उनको वापस नहीं ला पा रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन है, जबकि योगी सरकार पूरी कोशिश में लगी है कैसे अपने ज्यादातर लोगों को वापस पहुंचाए। यहाँ तक कि जिनको मैं बहुत बेहतरीन एक मुख्यमंत्री मानती हूँ, उद्धव बाला साहेब ठाकरे, भाई मैं आपको एक चीज कहना चाहती हूँ कि उनकी कार्यशैली को देखकर मन खुश हो जाता है। लगता है कि वे कैसे लोगों को एक साथ लेकर चल रहे हैं, और उनके ऊपर सवाल उठाने का की हिम्मत किसी के अंदर नहीं है। ना तो उनके हिंदुत्व पे कोई सवाल उठा पाता है, ना उनकी कार्य प्रणाली पर। इसलिए जब कोशिश भी करी गई, जब लोग इकट्ठे कर दिए गए थे, और मैं मानती हूँ कि वो जो अफवाह फैलाई गई थी वो उनको नीचा दिखाने के लिए करी गई हो सकती है, लेकिन क्योंकि वो मैटर इतना ब्लो अप हो सकता था, साथ में सूरत वाला इशू भी ब्लो अप हो रहा था, इसलिए ये मैटर को उन्होंने दबाया। लेकिन फिर भी ये सामने आए और उन्होंने कहा कि नहीं, रूमर्स पे मत जाइए, सब कोई अपने अपने घर पे रहे, हम सबको खाना देंगे। टेस्टिंग भी बहुत सारी कर रहे हैं। गुजरात में दूसरी तरफ देखिए कि क्या हाल है। तो क्या हमारे लोगों को खतरा नहीं है इन सब जगहों पे जो है? आप अपनी सरकार से क्या कहना चाहते हैं ऋतुपर्ण, आप बताइए। जी और मैम, विपक्ष से मैं भी, विपक्ष के जी नेता हमारे साथ है, उनसे भी कहिएगा। जी जी बिल्कुल अवश्य। मैं पूर्णतः सहमत हूँ माननीय दसमाना जी की बात से और अभिजय की बात से भी, बड़े भाई अभिजय की बात से भी पूर्णतः सहमत हूँ। हमारी सरकार, आप चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के समझ लीजिए, कोविड-19 में अपने प्रवासियों को बचाने की समस्या को लेकर समझ लीजिए, सारे पैमानों पर विफल रही है सरकार, मुझे ऐसा लगता है। और जहाँ तक बड़ी दुखदाई घटना हुई जिसमें गुजरात के कुछ लोगों को यहाँ से वॉल्वो में भेजा गया और वो बस जो वहाँ पर कुछ लोग फंसे थे उत्तराखंड के, उनको हरियाणा लाकर छोड़ दिया। ये बड़ा दुखद घटना थी। और जो सोशल मीडिया के द्वारा मुझे पता चला था, उसमें यह था कि उसमें एक मंच ये भी था कि उसमें शायद मैनेजर को, जो वहाँ पे डिपो मैनेजर थे, सिर्फ उनको पता था कि बस में कौन कहाँ जा रहा है और कहाँ नहीं, बाकी किसी को सूचना नहीं थी इस बात की भी। बड़ा दुखद रहा है। मैं इसके साथ एक और चीज जोड़ूंगा मैडम, अगर आपकी इजाजत हो। इसमें पर्यावरण पे भी सरकार पूर्णतः विफल रही है। कैसे? एक ऑर्डर 2016 में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने पारित किया था जंगलों की आग के संबंध में। उस पर 2017 में सरकार ने स्टे ले लिया। एक और ऑर्डर पास किया था जिसमें उत्तराखंड की नदियों को ह्यूमन एंटिटी का दर्जा दिया गया था, उस पर भी सरकार ने स्टे ले लिया। तो बड़ा इन सारी चीजों से देखा जा सकता है कि सरकार हर पैमाने पर बचते हुए नजर आती है। तो बड़ा दुखद है मैडम, ये सारी चीजें बहुत दुखद है जी। ये सारी रिसोर्सेज को लेकर, और कोई भी सरकार आती है, कांग्रेस की सरकार आएगी तो भी, जहां तक नदियों में बैठे लोगों की बात है, तो उसे वोट बैंक की तरह ट्रीट करते। ये नहीं सोचते कि अगर कोई आपदा आ गई और उन्हें कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। जो लोग दूर दराज इलाकों से आए हुए हैं, बिहार से, यूपी से, अगर वे बह गए सारे के सारे, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? ये सब कोई नहीं सोचता, क्योंकि नेता तो कांग्रेस के भी हैं,
जिनके जिनके वोट बैंक को हैं, भाई हम भी चाहते हैं कि उन लोगों को घर मिले। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि भाई आप उनके लिए घर बनाए ना? मैं तो नाम भी ले सकती हूँ, मुझे कोई हिचक नहीं है नाम लेने में। हार गए इस बारी जो हमारे राजपुर विधानसभा के नेता थे कांग्रेस के, मगर दूसरी तरफ आप देखिए गणेश जोशी को देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के, मैं राजकुमार जी की बात कर रही हूँ, दसमाना जी, और काऊ जी जो है पहले कांग्रेस में थे। तो ये सारी चीजें जो है बहुत दिक्कत कर रही है। तो मेरे जो सवाल आपसे हैं दसमाना जी, वो है जो अभिजय ने कहा, क्यों नहीं आप पूरे जोर शोर से बोल जाते इस बात को कि राजनीतिकरण की बात ये विपक्ष वाले कहेंगे, जब इनकी बारी आती है तो ये भी पुरजोर तरीके से बोलते हैं। तो क्यों नहीं आप इन पर हमला उसी प्रकार से बोलते? हम सब तो आपके साथ हैं, गलत को गलत और सही को सही कहने के लिए हम सब खड़े हैं आपके साथ। और दूसरी तरफ पर्यावरण को लेकर आप अपनी जो सोच है, मतलब आपकी पार्टी की, उसको क्लियर करिए, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि क्या सोचते हैं आप। हम देवभूमि में रहते हैं और यहाँ पे पर्यावरण से खिलवाड़ नहीं हो सकता। नदियों को अगर ह्यूमन एंटिटी की तरह एक आइडेंटिटी दी गई, उसके खिलाफ अगर सरकार गई, फॉरेस्ट के डेफिनेशन को बदलने की कोशिश करी गई, ये सब हमारे लिए बहुत दुखद विषय है। जहाँ पे माइनिंग होती है जब नदियों में, ये दुखद विषय है, क्योंकि इसी से आपदा आती है। आज जब ग्रेटा थुनबर्ग इतनी बातें कह रही थी तो सब मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि बच्ची थी, लेकिन आज ये बात प्रूव हो गई कि जो हमारा नौजवान कह रहा है, पर्यावरण के लिए संवेदनशील नौजवान, वही सत्य है। क्या कहेंगे आप इस विषय पर भी? तो मेरे दो सवाल हैं। एक तो कि आप पुरजोर तरीके से सरकार को क्यों नहीं चेताते कि ये अपना जो पूरा का पूरा एटीट्यूड है सही करे, आप जो कहते हैं उसको सकारात्मक रूप से लें और इसको राजनीतिकरण के उसमें श्रेणी में ना डालें। और दूसरा, ये पर्यावरण के बारे में आपका क्या ख्याल है? सुजाता, मैं चाहूंगा कि जो पर्यावरण का सवाल है, इस पे हम एक एक्सक्लूसिव डिबेट करें। अभिजय बैठे हैं और इनसे इनसे मेरी पहले भी चर्चा हुई। इनको मैंने शाबाशी भी दी जो ये काम करते हैं। थोड़ा सा कहीं मतभेद होता है। असल में आपको पता है, मैंने कभी नदियों में लोगों को बसाया नहीं, लेकिन बसे हुए लोगों को उजाड़ने का एक तरीका, जो सरकारों में इतने 15 साल, 20 साल, 25 साल, गांधीग्राम को 45 साल हो गए। गांधीग्राम को, बिंदाल नदी के किनारे गांधीग्राम है, देहरादून की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी जो मलिन बस्ती है वो गांधीग्राम है। 45 साल हो गए, लगभग 2-3 पीढ़ियां लोगों की निकल गई, घर, पक्के घर बन गए, बंगले बन गए, उसमें उनके परिवार रह रहे हैं। अब अचानक आप एक दिन आदेश करके कह देंगे कि इनको उजाड़ दो, कहाँ का न्याय है? मैंने कभी भी कोई, आप देहरादून की रिस्पना में, अब तो मैं रिस्पना के बिल्कुल ऊपर बैठा हूँ, राजपुर में मैं रह रहा हूँ, प्लेजेंट वैली में, मेरे घर से नीचे 300 मीटर जाके रिस्पना है। और इसी प्रकार से आपके घर के भी 400, 450, आप, बहुत सुंदर। मैं आपको बता रहा हूं कि 400 मीटर आपके घर से भी, जब आप पैदा हुई होंगी उस समय क्या हालत थी इंदर रोड में, जो बस्ती है, और आज तो पूरा शहर वहां बस गया। आप जहां रह रही है वहां कम आबादी है, उससे कई गुना आबादी जो है इंदर रोड में नीचे जाकर के। बिल्कुल। मेरा सवाल दूसरा है, अभिजय से भी कह रहा हूं कि आज जो लाखों लोग ये बस गए, सबसे पहले तो आप ये बताइए इसके लिए जिम्मेदार कौन? कोई सरकार रही हो, कौन जिम्मेदार है? अब उस जिम्मेदारी से हम पल्ला झाड़ करके आज अचानक कोई ऑर्डिनेंस निकाल दें, कोई हाई कोर्ट का एक आदेश लेकर के आ जाए कि साहब ये सारे लोग जो 200 मीटर या 500 मीटर की परिधि में रह रहे हैं, इनको हटा दिया जाएगा। इज इट पॉसिबल? क्या पॉसिबल है? वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए कोई भी सरकार हो, मेरे हरीश रावत जी जब मुख्यमंत्री थे, तो मतलब कोई प्लान नहीं है आपके पास? प्लान नहीं है, प्लान नहीं है, प्लान होना चाहिए। अब सौभाग्य से दुर्भाग्य से हम लोग कभी प्लानिंग में आ ही नहीं पाए, लेकिन जो प्लान करने वाले लोग हैं उनकी कभी नियत प्लान करने की रही नहीं। वो किसी भी पक्ष के हो, किसी भी सरकार के हो, आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, कि आज तक किसी ने बड़ी गंभीरता से सोचा ही नहीं। आज आप देखिए, नमामि गंगे में अरबों खरबों रुपए लग गए। 1 महीने के लॉकडाउन में नमामि गंगे में जितना पैसा बर्बाद हुआ, बिना 1 रुपया खर्च हुए, गौमुख से लेकर के, और मैं तो उत्तराखंड तक की बात करता हूँ, हरिद्वार तक, पूरा
पानी जो है साफ नजर आ रहा है, बिल्कुल मछलियां साफ नजर आ रही है, सारे जल के जो जंतु हैं वो साफ नजर आ रहे हैं। असली ये असली असली कल्प्रिट्स, इसका मतलब है जो नेता है वो भी है, क्योंकि अगर नहीं, ये क्यों नहीं है, लोगों को ना वो है जो, बैठाएं, बिल्कुल, एक तो ना बैठाएं, दूसरा जो लोग सिस्टम में बैठे हुए हैं, जो लोग प्लानिंग करने वाले हैं, जो लोग ताकत में बैठे हुए हैं, कैसे कोई नदी के बीच में बैठ जाएगा? आप बिंदाल में जाके देखिए ना जरा, चक्राता रोड में बिंदाल में जाके पुल में खड़े हो जाइए, 3 पुश्ते बने हैं, 3। पहला पुश्ता कहाँ था, दूसरा पुश्ता कहाँ है, और आज तीसरे पुश्ते के बाद लोग नदी के बीच में बैठ गए, बीच में। हमने कभी उनकी बात नहीं करी। हम लोगों ने ये बात करी कि जब बैठते हैं तो किसके रहते हुए बैठे उसके खिलाफ क्या कार्रवाई। इसके लिए बहुत वास्ट प्लानिंग चाहिए। हम किस दिन बैठेंगे, और मुझे खुशी होगी विजय भी बैठेंगे और उनियाल साहब को भी आप बुलाइए, और जो इससे जुड़े हुए तमाम लोग हैं, हम लोग बैठ करके चर्चा करेंगे और प्रेशर बिल्ड करेंगे। आज जो टेलीविजन में बैठ करके कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष को गाली दे रहे हैं, उनके चैनल को देखने वालों की संख्या 40-50 हजार है, और आपका शो देखने वालों की संख्या, रोज आप जो शो कर रही है, इट इज क्रॉसिंग मोर देन 1 लाख। no, 1 लाख से ज्यादा लोग देख, many lakhs। तो इसलिए ये प्रेशर बिल्ड करने का तरीका है। हम लोग बैठेंगे, चर्चा करेंगे, और अवेकनिंग के लिए पार्टी से ऊपर उठ करके, अगर मुझे कहीं खिलाफ भी बोलना पड़ेगा तो मैं खिलाफ भी बोलूंगा। अगर हम लोग इस पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मजबूर कर दें कि अगला चुनाव जब भी प्रदेश में आवे तो पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो में नदियों के बारे में, उनकी रक्षा के बारे में, उनके एंक्रोचमेंट्स के बारे में, उसमें स्लम्स के बारे में जब तक नहीं होगा तो जनता से कहेंगे इनको वोट मत दीजिए। बहुत सुंदर बात आपने कही। और इस पर ये तो एक बात है, मैं आपसे जो दूसरी बात पूछ रही थी कि सरकार के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सॉरी, पर्यावरण के विषय में, फिर सरकार पे आते हैं। पर्यावरण के बारे में मेरा स्पष्ट सोचना है। मैं बहुत चिंतित स्वयं भी रहता हूं, और इस 1 महीने तो मैंने जो एकांत में बिताया है, जो पक्षियों का चहचहाना, जो यहाँ पर जो हवा, जो तमाम वातावरण, अगर हम लोग इस पे चिंतित नहीं होंगे, अगर हम इस पे काम नहीं करेंगे, ये हमको जो कोरोना जो आया ना, ये प्रकृति ही हमें दंड दे रही है। ये हमको नेचर ही सिखा रहा है, बता रहा है। कलयुग है, हम समझ नहीं रहे। आज भी हम कोरोना को हिंदू और मुसलमान बनाने में लगे हुए, आज भी हम उस पे भविष्य में 2024 में क्या रिजल्ट आएगा उसके ऊपर चिंता कर रहे हैं। लेकिन असली बात यह है कि हमको नेचर संदेश दे रहा है, मैसेज दे रहा है कि सुधर जाओ, नहीं सुधरोगे तो बर्बाद हो जाओगे। इसलिए पर्यावरण के बारे में मैं तो डॉक्टर अनिल जोशी से बात कर रहा था अभी, उन्होंने बहुत अच्छा किया, एक सीरीज निकाली हुई है, वो लिख रहे हैं लगातार। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और हमारे ऐसे युवा विजय जैसे, मैं तो इनको बधाई देता हूँ। और मैंने, जब हम इनसे इत्तेफाक नहीं रखते थे तब भी मैंने इनको बधाई दी थी, तब भी मैंने कहा था अच्छा काम कर रहे हो। उसमें कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमेशा स्वागत होना चाहिए। हम लोग, या तो तुम मुझे मुतमईन कर दो या मैं आपको मुतमईन कर दूं, कोई आप मुझे सेटिस्फाई करो, या हम, ऐसा थोड़ी होगा। आजकल जो अभी आपने बात अभी ये कह रहे थे कि ऑपोजिशन को बोलना ही चाहिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर है तो उसका स्वागत होना ही चाहिए। लेकिन पूरे देश के अंदर जो वातावरण चल रहा है, जावेद अख्तर साहब की 4 लाइनें मुझे याद आई कि किसी का हुक्म है सारी हवाएं चलने से पहले बताएं कि उसकी समत क्या है। हवाएं चलेंगी तो बताना ये भी होगा कि रफ्तार क्या होगी, कि आंधियों की इजाजत अब नहीं है। हमारी रेत की ये सब फसीलें और कागज के महल जो बन रहे हैं, हिफाजत उनकी करना है जरूरी, और आंधियां इनकी है दुश्मन पुरानी, ये सभी जानते हैं। बहुत बढ़िया। किसी का हुक्म है दरिया की लहरें, जरा सरकशी कम कर ले अपनी, हद में ठहरे। उभरना फिर बिखरना, बिखर के फिर उभरना, गलत है इनका ये हंगामा करना। ये वहशत की है अलामत, बगावत की अलामत। बगावत तो नहीं बर्दाश्त होगी, ये वहशत तो नहीं बर्दाश्त होगी। किसी ने कहा कि किसी को कोई कैसे बताए
हवाएं और लहरें कब किसी का हुक्म सुनती हैं? हवाएं हाकिमों की मुट्ठियों में, हथकड़ी में, कैद खानों में नहीं रहती, और लहरें बांधी जाती है तो दरिया कितना भी हो पुरसुकून बेताब होता है, और उस बेताबी का अगला कदम सैलाब होता है। बेताबी का अगला कदम सैलाब होता है। देश में जो खामोश करने की कोशिश की जा रही है, जो जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसको क्रश करने की कोशिश की जा रही है, लोगों पे हमले किए जा रहे हैं, और ताकत का ऐसा इस्तेमाल हो रहा है कि आप गाली भी दें, आप हमला भी करें, और उसके बाद एफआईआर भी हमारे खिलाफ करा दें, उसके बाद कहें कि साहब इन्होंने अपराध कर दिया। ये देश में हो रहा है, ये खतरनाक है। लेकिन जब तक नेगी जी जैसे नौजवान, उनियाल जी जैसे नौजवान और आप जैसी हमारी बहन यहाँ पर हैं, हमको पूरी उम्मीद है। देखिए, हम पूरी कोशिश करते हैं। आपको पता है, मैं तो किसी की परवाह नहीं करता, मैं अकेला चल पड़ता हूँ। पार्टी ठीक है, मैं पार्टी का उपाध्यक्ष हूँ, पार्टी क्या कर रही है वो अलग बात है, लेकिन अगर मुझे लगता है कहीं अन्याय हो रहा है तो मैं किसी से सहमत हूं या ना हूं, मैं उस अन्याय के खिलाफ कोशिश करता हूं कि आवाज बुलंद करूं। और मैं डरने की, आपको पता है, आप तो जब छोटी सी थी तब से हमको देख रही हैं, हमने जीवन में कभी डरना सीखा ही नहीं, क्योंकि जीवन और मृत्यु जो है वो ईश्वर के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। मैं बहुत उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे नौजवान आप लोगों की तरह हैं जो देश में इस तरह सोच रहे हैं। हालांकि पॉइजनिंग का काम इतना ज्यादा चल रहा है, इतना ज्यादा चल रहा है। कई लोगों को मैं जवाब देता हूं, कई लोग कहते हैं साहब 70 साल में क्या किया, तो मैं एक छोटा सा जवाब देता हूं कि 70 साल में ये किया कि जिस मोबाइल में तुम हमको गाली दे रहे हो ना, ये मोबाइल भी हमने ही दिया है तुम्हें। हाँ, नहीं ये तो टेक्नोलॉजी भी हमने दी। नहीं, और ये तो जो चीज मैं देखती हूँ इसमें वो ये है कि हम सब, कोई भी सरकार आए, हर सरकार का योगदान होता है और तभी देश आगे बढ़ता है। परंतु मैं इस बात को भी आज लेना चाहूंगी कि जिस प्रकार से पूरा माहौल बदल सा गया है, मुझे पता है कि हमने शुरुआत करी थी अपने एक बेटे के बारे में बात करते हुए, परंतु मैं जानना चाहती हूँ जो इतना जहर भर रहा है इसको, इससे हम लोग डर जा रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अभिजय आपसे मेरा सवाल है कि जब ये थाली बजाने वाली इंसिडेंट हुआ, प्रधानमंत्री जी ने कहा और लोगों ने उनका मान रखा, परंतु मुझे इसमें एक दिक्कत ये हुई कि बहुत सारे लोग ये इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो डरे भी हुए थे। उनको लग रहा था कि अगर घर की लाइटें हमने सारी नहीं बुझाई, हमने ये नहीं किया तो लोग नाराज हो जाएंगे, मोमबत्ती नहीं जलाई तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? इसको कैसे टैकल भी किया जाए? देखिए, मेरा तो जो भी विचार होगा सुजाता मैम, मैं पहले तो कुछ इंसिडेंट्स हम इंडिया के ही देख लें, हमारी अब 70 साल के हम हुए हैं, कि क्या ये वर्स्ट टाइम है अगर हम कभी ऐसे सोचते हैं। जो मैंने एक स्पेसिफिक उदाहरण दिया था, जिस पर टच किया था, आई विश दसवाना सर उस पर भी कुछ कहते। जब इमरजेंसी के बाद जिस तरीके से इंदिरा गांधी जी बाहर हुई थी, उन पर कमीशन बैठा था, उन पर दुनिया भर के प्रहार हो रहे थे, रिसोर्सेज उनके ड्विंडल हो रहे थे, वो हाथी पर बैठकर वहां पहुंच गई थी। ये स्ट्रेंथ थी ऑपोजिशन की। दूसरा, आप देखिए ऑपोजिशन की ताकत देखिए देश में कैसी रहती है, कि अगर एक रथ यात्रा चल रही थी जो एक बहुत पॉपुलर वे में चल रही थी, ऐसे इन सेंटिमेंट्स को ड्रॉ करते हुए चल रही थी, तो गिरफ्तारी हो गई थी उनकी। मतलब ये तक कर सकते थे ऑपोजिशन लीडर्स जो उस समय के होते थे, या पॉलिटिकल लीडर्स। एक चीफ मिनिस्टर अभी भी हैं इस देश में जो फिजिकली असॉल्ट हुई थी। मुझे अभी भी वो दृश्य याद है कैसे पार्लियामेंट में ममता बनर्जी आई थी, जो उनका फिजिकल असॉल्ट हुआ था। तो ऐसे होते हैं लीडर्स। तो देखिए, हम जिस वातावरण की बात कर रहे हैं वो तो अपने चुने हुए बैठे हैं, अभी भी बैठे हैं, सब ब्रेव करते हुए बैठे हैं, राइट। आप ये देखिए, अगर हम पार्टीज को भी अलग रख दें, एटलीस्ट रूलिंग पार्टी से ऑपोजिशन होना तो मैं मानता हूं सीखा जा सकता है। अगर आप 2009 का वातावरण याद करिए, एक बड़े मैंडेट के साथ जो है कांग्रेस वापस आई थी देश में, और जिस तरीके से उन्होंने बहुत मेहनत कर करके, रिसर्च कर करके, कैग की रिपोर्ट्स में घुस घुस के और भी चीजें ढूंढ ढूंढ के, जिस तरीके से संसद में भी दोनों लीडर्स काम करते थे उनके, लोकसभा में, राज्यसभा में, सड़क पे उतर जाते थे, हर एक एक रुपए के
चीज पर सड़क पे उतर जाते थे। एक बात मैं आपको कह सकता हूँ, जो अभी इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हैं, हमारे इतने तो नहीं गिरे दाम, इसी एक मुद्दे पर वो सरकार को बिल्कुल हिला देने वाला प्रोटेस्ट कर देते। मतलब हमें सीखना चाहिए कि ऑपोजिशन को बहुत कुछ सीखना चाहिए, देखिए ऑफ कोर्स, और हमें भी करना चाहिए। जैसे मैं भी एटलीस्ट ये समझता हूँ कि हम एक्टिविस्ट्स की भी ड्यूटी होती है कि अगर हम एक पॉलिटिकल पार्टी के पावर में होने पर उनके क्वेश्चंस पूछते हैं, तो हमें भी, अगर हम इतने निष्पक्ष हैं, तो उन दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के पावर पे होने पर भी उनसे भी वही, या इनफैक्ट उससे भी तीखे क्वेश्चंस पूछने चाहिए अगर उन्होंने ऑपोजिशन में रहते हुए कुछ और बात कही। तो ये वर्स्ट टाइम नहीं है, मैं ये मानता हूँ। मैं समझता हूँ कि हम इससे उभर सकते हैं। हमें अपने आप पर भरोसा रखना है, अपने इंस्टीट्यूशंस पर भरोसा रखना है, और हम देश में भी देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हर तरफ ये हो रखा है। चीजें हैं, मतलब ब्राइट स्पॉट्स हैं जो कर रहे हैं अपना काम। बहुत बढ़िया। और मैं ऋतुपर्ण आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से अभी अभिजय कह रहे हैं कि ये वर्स्ट टाइम नहीं है, लेकिन मैं फिर से उसी बात को दोहराऊंगी कि किस प्रकार से सोशल मीडिया पे देखिए, मुझे तो ऐसी गालियां मिलती है ना माँ बहन वाली, कि मुझे मन करता है कि बाप भाई वाली गाली बनाऊं और वो मैं इन लोगों को दूं। और ये मुझे जानते नहीं है, मैं इन गालियों से नहीं डरती, लेकिन भाई इट्स वेरी नेचुरल कि जो आम आदमी है वो घबरा जाता है। शायद मुझे बड़ा ही दूसरे तरीके से किया गया, इसलिए मैं इन सब को झेलती हूँ, और झेलती क्या, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, इसका लीगल पर्सपेक्टिव भी आप समझाइए, और हम सबको ये बताइए कि इसमें क्या चीजें हैं जो आपको लगता है इसे हैंडल करने में हमें हेल्प कर सकती हैं, एक, और जो लीगल एस्पेक्ट है वो भी मैं आपसे इसके बारे में जानना चाहती हूँ। तो ऋतुपर्ण, आपसे इसका जवाब चाहूंगी, और मैं देख रही हूँ कि आप कॉन्स्टेंटली अपडेट्स ले रहे हैं हमारे कमलेश भट्ट जी के बारे में। मैं अब उनसे बिल्कुल, जी जी बताइए, क्या अभी कोई बात, एक खुशखबरी ये है मैडम, ये लोग अभी कमलेश जी के भाई और उनके बुआ के बेटे दोनों एम्बुलेंस के साथ दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं, और करीबन 1 बजे बॉडी भी नई दिल्ली आ जाएगी, और उसके बाद ये लोग वापस ऋषिकेश आकर के वहां पर अंत्येष्टि करेंगे कमलेश जी की। चलिए, उम्मीद करते हैं कि परिवार को कुछ हिम्मत मिली होगी कि कम से कम बिल्कुल उनका बेटा जो है, चाहे इसी हाल में वापस आ रहा है, वापस आ रहा है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे कहूँ कि मतलब बिल्कुल। आप सब जैसे मेरी भावना को समझ रहे हैं, क्योंकि यही आप सबकी भी भावनाएं हैं। तो नहीं, एक अच्छी बात है, जी ये एक अच्छी बात है, और इसमें हम बधाई बधाई तो नहीं दे सकते, बिल्कुल लेकिन एक एक ऐसा विषय, रोशन रतूड़ी को मैं इसके लिए बहुत बधाई बिल्कुल दूंगा। ऋतुपर्ण को तो मैं दे ही रहा हूँ बधाई, लेकिन रोशन को इस मसले को उठाने के लिए जिस प्रकार से एग्रेसिवली उसने इस मसले को उठाया, और उसके बाद आपने उसका संज्ञान लिया, आपने हम लोग तो कुछ नहीं कर पाए, हम लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम कनेक्ट ही नहीं कर पाए। मैंने आपको बताया कि राज्य की सरकार का जो हाल है, लेकिन अल्टीमेटली उसकी बॉडी आ रही है। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उसके सारे परिवार वालों को ये जो दुख उनको पहुंचा है, और ये पूरा कष्ट इतना, आप इमेजिन करिए, आज 10 दिन हो गए पूरे, 16 तारीख की उसकी डेथ हो रखी है, 10 दिन बाद उसकी डेड बॉडी यहाँ पहुंच रही है। तो आज हम तो प्रार्थना कर सकते हैं ईश्वर से कि उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे, और उसके परिवार वालों को इतना बड़ा जो दुख ये पहुंचा है उसको सहन करने की जो ताकत है वो ऊपर वाला उनको प्रदान करे। जी, अभिजय आप भी इस पे कुछ कहना चाहेंगे? जी, ये सबके सामूहिक प्रयास से जो संभव हो पाया है। ऑफ कोर्स रोशन रतूड़ी जी का वो फेसबुक लाइव, बल्कि हम इसकी कल्पना ही कर सकते हैं कि उन्होंने वहां कितनी बिल्कुल प्रयत्न किए होंगे, क्योंकि ये दूसरी बार आ रही है। पहली बार में ही वहां से सारे क्लियरेंस लेना एक दूसरे देश से, तो बहुत उन्होंने इसके जो बहुत प्रयास किए हैं उनकी वजह से। और विशेष तौर पर मैं ऋतुपर्ण को भी बहुत बहुत इसके लिए जो है उसने अपनी तरफ से एक बहुत अच्छी पहल करी कि बहुत विषम परिस्थितियों में, आपको मैं बता सकता हूँ, हमारी जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की प्रक्रियाएं हैं, जटिलता में बहुत घिरी रहती हैं। प्रोसीजर्स यहाँ पे जो है, डिफेक्ट की प्रक्रिया वगैरह वगैरह, और आजकल तो और भी ज्यादा, जब कोई केस की सुनवाई नहीं हो पा रही,
ज्यादा तो सुनवाई के मसले पर कुछ केसों में हो जाती है, लेकिन बहुत मुश्किल से होती है। आपको सच में जो है हर माध्यम से प्रयत्न करना होता है, और इतनी जल्दी इसने हियरिंग सिक्योर करी, हियरिंग हुई। देखिए इन सब चीजों का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया से जब पूछा जा रहा है कि भाई क्या है इस पर, तो उनको भी अपने लॉ डिपार्टमेंट से फीडबैक लेना पड़ता है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या कर दिया, कैसे किया होगा। इन सबसे एक दबाव का वातावरण बनता है, और अच्छा लगा कि सबकी मानवीयता जाग गई और ये संभव हो पा रहा है। बिल्कुल। और इसमें मैं सबको बताना भी चाहूंगी कि जो मिस महिंदर आचार्य, ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो हैं, ये थी वहां पर सरकार की तरफ से। और उन मतलब ऑर्डर आया, और ऑर्डर जब तक टाइप हुआ, मुझे ऋतुपर्ण बता रहे थे कि तब तक गवर्नमेंट का ऑर्डर पास हो भी गया था। इसलिए उनका भी धन्यवाद, केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। पर इसी से आगे चलते हुए वापस जिस मुद्दे पे थे आऊंगी, क्योंकि जिंदगी जो है वो चलती रहती है और चलनी भी चाहिए, मगर ये कसम हम सब तो खाएंगे ही कि हमारे देश में किसी भी गरीब के साथ ऐसा ना हो, और अगर हमारे सामने हो तो हम उसके लिए आवाज जरूर उठाए, क्योंकि गरीबी, मैं बार बार कहती हूँ, पैसा हाथ का मैल है, कभी इसके पास और कभी उसके पास, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, इंसानियत हमारी बची रहे। ऋतुपर्ण, आपसे जानना चाहूंगी, जो मैं पूछ रही थी कि आप क्या क्या सोचते हैं इस विषय में कि जिस तरह से सोशल मीडिया पे ये होता है, और विपक्ष भी हमारा जो है बहुत चुप है, मगर मैं ये मानती हूँ, मैं एक चीज जरूर देखती हूँ राहुल गांधी में, मगर ऐसे लगता है जैसे लोन वॉरियर, he seems to be a lone warrior. Suddenly he'll come and he'll go like shum shum करके अपना बोलेंगे, मगर उनको वो सपोर्ट सिस्टम जो भारतीय जनता पार्टी जब ऑपोजिशन में थी जैसे मिलता था, वैसे नहीं मिल पाता, मुझे ऐसा लगता है। आपकी क्या राय है? बिल्कुल मैम, जो उनका उस दिन लाइव प्रोसीडिंग कोई चल रही थी, तो उसको भी सीरियसली नहीं लिया गया, जबकि उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि हमारी टेस्टिंग जो है वो उस स्तर की नहीं चल रही है जिस स्तर की अन्य देशों में चल रही है। तो काफी सारी बातें उन्होंने बड़ी गंभीर विषय किया, उसमें उजागर किया था, लेकिन उसको भी बड़े हल्के में ले लिया गया, मजाक के तौर पर ले गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके साथ साथ मैं भी कहना चाहूंगा, जो सोशल मीडिया में आजकल एक लहर सी चली है दूसरों को भद्दी भद्दी गालियां बकने की और कमेंट करने की, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये भी एक बहुत, इससे काफी लोग जो अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं वे लोग भी बचते हैं। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके साथ साथ एक और चीज आजकल जो आई है कि जिस तरीके की पत्रकारिता का शुरुआत हो चुका है, आप लगभग सारे न्यूज चैनल जो हैं लगता है सरकार की ही भाषा बोल रहे हैं। तो बड़ा ये भी एक सोचने का विषय है कि किस तरीके से मीडिया को भी कंट्रोल किया जा रहा है, ये भी देखने वाली चीज है। इसके साथ साथ कई ऐसे अच्छे पत्रकार हैं जो ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। इसी उसमें मैं एक और चीज बताना चाहूंगा मैम, जिस दौरान लॉकडाउन चल रहा था, तो उत्तराखंड की एक बेटी ने दिल्ली में एक टिन शेड के अंदर अपना प्रसव पीड़ा झेली और बच्चे को जन्म दिया। वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, उस पर भी उत्तराखंड सरकार ने जी बिल्कुल, और उस पर, हाँ महक, बिल्कुल सही आपने कहा, उस पर एनडीटीवी ने रिपोर्ट दिखाई। तो जो स्थानीय एमएलए थे वो तुरंत जाकर उन्होंने उसको जो सुविधाएं देनी थी, खाने की, शेल्टर की, वो दी। तो ये भी कई सारी चीजें हैं जहां पर हमारी सरकार विफल नजर आती है। दूसरा जो आपने सवाल पूछा सोशल मीडिया पर, हमें अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन इट ऑल्सो कम्स विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। आप ये नहीं कि बिल्कुल खुले में किसी को गालियां दे रहे हैं, जैसे अभी सोनिया गांधी जी के संबंध में मैं कहूँ, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था वो भी कि इस तरीके से उनकी इज्जत को तार तार किया जा रहा था, वो भी बड़ा गलत हुआ बीच में। उस पर भी संज्ञान लेना चाहिए प्रेस काउंसिल को भी, इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं उसको भी देखना चाहिए। तो कुल मिलाकर के जो स्थिति सोशल मीडिया की है वो बड़ी गंभीर है, उस पर सरकार को कुछ ना कुछ कदम लेने चाहिए। जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिए हैं उन विषय पर चर्चा अवश्य करनी चाहिए सरकार को, और कुछ कदम जरूर उठाने चाहिए। मैं मतलब इस कार्यक्रम के एंड की तरफ चल रही हूँ। अभी मैं एक चीज और जानना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से
लोग अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया पर और हमारी जो पुलिसिंग सिस्टम है उनके साइबर क्राइम का एक डिपार्टमेंट जरूर है, बट यू नो व्हाट आई हैव फाउंड इज कि वहाँ जो पुलिस वाले होते हैं उन्हें खुद ही नहीं पता होता है कि वो करे तो क्या करे। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे मैटर्स जो हैं उनमें एफआईआर तो दर्ज करवा दी कई लोगों के लिए, मगर जो प्रेशर डलवाना पड़ा वो सिर्फ वो रिटन वर्ड वाज द प्रेशर, इट वाजंट द क्राइम, इट वाजंट द क्राइम कि लोगों ने गाली दी। जबकि मैंने मैंने ये डिसीजन ले रखा है, अभी ये लॉकडाउन चल रहा है, इसके बाद में 5-6 लोग ऐसे हैं जो मेरे पेज पे बहुत गंदी गालियां देते हैं। मैं इसलिए नहीं कि मुझे कोई फर्क पड़ा है, लेकिन एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए मैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करवाऊंगी, एफआईआर दर्ज करवाऊंगी। जी अभिजय। मैम बिल्कुल सही अप्रोच है ये कि जो परपेट्रेटर्स हैं उनको प्रोसिक्यूट किया जाए। आप उनके खिलाफ, असल में ऐसा होता है सोशल मीडिया को फिर लोग एक स्तर के बाद लाइटली लेने लगते हैं कि उसने लिख दिया तो चलो छोड़ो, जो चलो छोड़ो वाली जो एक सिस्टम है देश में, उस वजह से भी फिर क्या होता है, जब सभी छोड़ रहे हैं तो सिस्टम वेल ऑयल्ड है ही नहीं। एक वेल ऑयल्ड सिस्टम वो होता है कि कंप्लेन आई तो उसका क्या करना है पता हो एजेंसी को और फिर कुछ चीजें हो गई हो। अगर आप देखेंगे और क्राइम्स में ऐसा नहीं होता। अगर कोई गंभीर क्राइम होते हैं तो पुलिस करती है अपना काम, जाकर धरपकड़ करने की कोशिश करती है, उसको एक प्रक्रिया फॉलो करनी होती है। जब हम अपने साइबर सेल और साइबर क्राइम को नहीं टेस्ट करेंगे तो वो भी जो है डिफंक्ट पड़ी रहेगी। आपको मैं बताना चाहूंगा, देखिए ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया ऑफ लॉ भी है, क्योंकि एक तरफ ये होना चाहिए धरपकड़, पर दूसरी तरफ क्या होता है, ये भी अभिव्यक्ति की आजादी को कम करने का कभी कभी एक तरीका हो जाता है। जैसे आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है देश में कहीं भी इन चीजों पर नहीं कार्रवाई होती, पर जहां होती है वो अक्सर वो होता है जो रूलिंग डिस्पेंसेशन के खिलाफ बोल रहा हो। तो हमें इसके कुछ ऐसे मापदंड जो कोर्ट्स ने क्लियर किए हुए, संविधान में जिन रिस्ट्रिक्शंस की बात अभी ऋतुपर्ण कर रहे थे, वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या है, संविधान में उसकी क्लियर व्याख्या हो रखी है और कई जजमेंट्स में हो रखी है कि क्या अभद्रता किसी भी तरीके की टॉलरेटेड नहीं है, क्रिटिसिज्म बिल्कुल टॉलरेटेड है। तो उसका सेंसिटाइजेशन लोकल पुलिस लेवल पे होना जरूरी है, लोगों में होना जरूरी है, और बिल्कुल लॉ एनफोर्समेंट को एक्टिव होना चाहिए ऐसी कंप्लेंट्स पर, ऐसे लोगों के खिलाफ अक्रॉस द बोर्ड एक्शन होना चाहिए। उस समय आपको ये नहीं देखना चाहिए कि आपका एफिलिएशन किस तरफ है, कोई भी किसी को भी इस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहा है तो आपके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और जब तक हम लोग इन सबको नहीं टैकल ऑन करेंगे तब तक कार्रवाई होगी भी नहीं। जब शुरू होगा, कम से कम वो अपने गिड़गिड़ाकर जब वो सॉरी वाली स्टेज पे आता है, वो सब करेगा तो अपने आप जो है सिस्टम भी स्ट्रांग हो जाए। जी दसमाना जी, आपका एटीट्यूड बचपन से आपको देख रही हूँ बहुत छोटे से, तो इसलिए मुझे पता है आपका एटीट्यूड ये है कि जो कह रहा है उसे कहने दो, कोई बात नहीं। लेकिन आज ना वो वाला जो तरीका वो काम नहीं करेगा, क्योंकि जिस तरह से अटैक किया जा रहा है, जब तक देखिए अगर कोई दुश्मन आ रहा है हाथी पे, तो आप जो है घोड़े पे चले जाएं और सोचे उसे डिफीट करेंगे तो शायद ना कर पाए। हो सकता है कि हो जाए, मगर दैट्स जस्ट इफ एंड बट। अगर कोई बहुत मॉडर्न आर्टिलरी लेके आ रहा है और आप फुट सोल्जर्स के साथ ही जाके उनसे लड़ेंगे, इट वोंट बी पॉसिबल। तो आप मुझे बताइए कि आप अपना ये एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज क्यों नहीं करते? मैंने नोटिस किया है कि आप भी जवाब नहीं दे पाते जब आपको टारगेट कर रहा होता है सोशल मीडिया पे, क्यों नहीं करते आप? शुरुआत वहां से ही हो जाए तो हो सकता है कि विपक्ष में कुछ ऊर्जा और भर जाए। देखिए, ये बात आपकी सच है। अब क्योंकि जिस जमाने से हमने पॉलिटिक्स शुरू करी थी, उस समय इतना वास्ट प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, और कभी कभी हमको लगता था कि ये कम से कम चर्चा तो कर रहा है। एक जमाना ऐसा आया जब कुछ बड़े समाचार पत्रों ने हमारा बायकॉट कर दिया तो हमारी खबर ही नहीं छपती थी। लेकिन देहरादून के 2-3 पेपर ऐसे थे जो लगातार हमारी खबर छापते थे, नेगेटिव ही छापते थे। गिरफ्तार करो, फांसी दे दो, फलाना कर दो, ये छापते रहते थे। तो एक दिन उसके संपादक मुझे मिले और उनके संपादक को मैंने प्रणाम किया, जो मुझे गाली लिखते थे रोज। तो कुछ थोड़ा सा सकपकाए, उनका तो नमस्कार कर रहा है। उस समय आपको पता है हम कॉलेज की पॉलिटिक्स से निकले थे, युवा थे, तो हमारी जो शोहरत थी वो दूसरी तरह की थी। तो उनको वो थोड़ा सकपकाए और उन्होंने बोला, भाई दसमाना जी, आप ये बताओ कि मैं तो आपके खिलाफ इतना छापता हूँ और आप मुझे इतना झुक करके नमस्कार कर रहे हैं। मैं कहा, साहब मैं इसलिए नमस्कार कर रहा हूँ
कि बड़े वाले तो हमें छाप नहीं दे, आप कम से कम गाली दे करके ये तो बता रहे हैं कि हम जिंदा हैं। तो वो जमाना, लेकिन अब जमाना जो है, अब क्योंकि एक्सपोज्ड है प्लेटफॉर्म, अब प्लेटफॉर्म इतना एक्सपोज्ड है कि रोजाना जब आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जब मैं आपका कार्यक्रम देखता हूँ तो उस कार्यक्रम में जिस प्रकार की भाषा का उपयोग किया जा रहा है, ये मैं अभिजय से सीख ले रहा हूँ कि निश्चित तौर पे अब मैं उन लोगों के खिलाफ जरूर, आपको पता है मैंने आपको पहले बताया, हालांकि मैं परवाह नहीं करता, मुझे फर्क नहीं पड़ता पीछे, और ये उंगलियों से गाली देने वाले लोग हमारे सामने जब आते हैं तो कई बार तो चरणों में पड़ जाते हैं, लेकिन इनको कानूनी रूप से सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और मैं शुरुआत करूंगा इसकी। अभी इस प्रकार के जो लोग, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म शेयर होता है, इसको सब लोग देखते हैं, और उसमें जब जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, आपके घर में माँ है, बहन है, आपके फ्रेंड लिस्ट में इतने हजारों लोग जुड़े हुए हैं, हमारे पेजेस में हजारों लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग उसको देख रहे हैं, तो क्या इंप्रेशन पड़ता है। तो इसलिए निश्चित तौर पे मैं इस बात को इनकी स्वीकार करते हुए अब ऐसे लोगों के खिलाफ निश्चित तौर पे कार्रवाई करने के लिए मैं पहल करूंगा। और एक बात में ऋतुपर्ण की बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही, उसको मैं नोटिस लेकर के उसका, कि मुख्यमंत्री जी से मैं बात करूंगा, आज कोशिश करूंगा, फोन करूंगा कि प्रधानमंत्री जी से जब उनकी बात हो तो सबसे पहला मुद्दा पूरे देश के अंदर जो उत्तराखंड के फंसे हुए लोग हैं, अब इनकी तो डेड बॉडी आ रही है, उस डेड बॉडी में आने में इनकी कोई भूमिका नहीं है, भूमिका जिनकी है वो सबको पता है, लेकिन तमाम लाखों लोग जो फंसे हुए हैं, जो परेशान हैं, अभी तक राज्य की सरकार ने उनके बारे में कोई गंभीर प्रयास नहीं किया। उसके बारे में ये प्रधानमंत्री जी से बात करें। और दूसरी बात जो अभिजय ने कही, मैं कल भी आपके शो में कह चुका हूं, 4 धाम यात्रा प्रभावित हो चुकी है। आप ये मत कहिए कि होगी, हो चुकी है। आज जिस प्रकार से मेरे आंसू निकल गए जब मैं केदारनाथ जी की डोली देख रहा था, किस प्रकार से केदारनाथ जी की डोली जाती थी और आज किस प्रकार से केदारनाथ जी की डोली जा रही है। ये केदारनाथ जी की डोली जिस प्रकार से जा रही है, आप पूरी 4 धाम यात्रा की कल्पना वैसे ही करिए। 2013 में जब आपदा आई थी, मैं तो उस पूरे ऑपरेशन में था। 2013 की आपदा आने के बाद 2017 तक स्थितियां सामान्य हो पाई। वहां के लोगों के पास बच्चों की फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। 5 लाख परिवार ऐसे हैं उत्तराखंड के जिनकी रोटी रोजी 4 धाम पर डिपेंडेंट है। और आज ये यात्रा होगी नहीं, हो चुकी है, अफेक्टेड हो चुकी है, क्योंकि ये संभलने वाला थोड़ी है। अभी कोरोना आप क्या समझ रहे हैं जिस मजाक से, ये तो उनको अंतरराष्ट्रीय कोरोना वॉरियर साबित करने में लग गए। अब इनका ध्यान ये नहीं है कि इंदौर में क्या हालत है, डेथ रेट मालूम है इंदौर में क्या है, इस समय अहमदाबाद में क्या हाल है, इस समय देश के तमाम, महाराष्ट्र स्थिति कितनी नाजुक महाराष्ट्र की स्थिति है, उत्तर प्रदेश में भी यही हाल हो रहा है। अभी स्थितियां नियंत्रण में नहीं है, इसलिए 4 धाम यात्रा जो है वो अफेक्टेड हो रखी है। और उसके अफेक्टेड होने से पूरा जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है हमारा टूरिज्म तो बहुत छोटा शेयर है। हमारा बड़ा शेयर तो पिलग्रिमेज है। हमारा बड़ा शेयर उत्तराखंड का जो टूरिज्म जिसको हम कहते हैं, वो टूरिज्म नहीं है, वो तीर्थाटन है। और तीर्थाटन पूरी तरह से 4 धाम, उसके बाद आपका हेमकुंड साहिब, उसके पूरे पहाड़ की जो यात्रा है वो, उसके ऊपर जो असर पड़ने वाला है, प्रधानमंत्री जी से मुख्यमंत्री को ये सवाल करना चाहिए कि हमें इसमें क्या पैकेज मिले। वो तो गुफा में जाकर के तपस्या करके आए हैं। केदारनाथ जी की कृपा से तो वो कहते हैं कि हमें पूरे देश की सत्ता दोबारा मिल गई। तो भैया कर्जा उतारो केदारनाथ जी का, बद्रीनाथ जी का कर्जा उतारो, देवभूमि का कर्जा उतारो। अगर वास्तव में तुमने असली तपस्या करी है, केवल वोट लेने के लिए तपस्या करी है, केवल दिखावे के लिए अपने को हिंदुत्व का आइकॉन बताने के लिए, ये बड़ा गंभीर बात है। प्रधानमंत्री जी से इस बारे में, दोनों बारे में मुख्यमंत्री को कल बात करनी चाहिए। मैं इसको अभी मीडिया से भी शेयर करूंगा और कोशिश करूंगा कि हमारे अमूल्य, जिनके पास समय नहीं है मुख्यमंत्री जी के पास, वो मेरी बात 2 मिनट सुन लें और प्रधानमंत्री जी से इन 2 विषयों पर जरूर बात करें। उत्तराखंड के लोग जो फंसे हुए हैं उनको कैसे वापस लाया जाए। जब गुजरात के लोग जा सकते हैं तो हमारे लोग फंसे हुए क्यों नहीं आ सकते। दूसरी बात, जो
चार धाम यात्रा हमारी अफेक्टेड हो रही है। उसके लिए क्या पैकेज है, क्या सोचते हैं, कैसे उनको राहत दे सकते हैं? आपको पता है, मैं अभिजय को भी बताना चाहता हूँ और ऋतुपर्ण को भी बता सकता हूँ, आपसे मैंने वो शेयर कर चुका हूँ। जो बैंक्स की ईएमआई वो केवल पोस्टपोन हुई है, उनमें इंटरेस्ट कोई इंटरेस्ट एज इट इज लगेगा, गिव ऑफ थोड़ी हुआ वो। और आपने केवल आई वॉश किया है उसको, और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सारे प्राइम मिनिस्टर केयर में आप पैसा मांग रहे हो, राशन आप कह रहे हो कि हम लोग बांटे, पका हुआ खाना हम लोग करें, हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई भूखा न रह जाए ये ख्याल हम करें, और बिजली पानी और तमाम टैक्सेस आप हमसे लेते रहें, स्कूल की फीसेस आप हमसे लेते रहें, कॉलेजेस की फीसेस आप हमसे लेते रहें। पूरे देहरादून के जितने यूनिवर्सिटीज हैं प्राइवेट, जितने कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग, उनके ऊपर दबाव डाल करके लाखों रुपया मुख्यमंत्री राहत कोष में लिया जा रहा है। आज के अखबार उठा लीजिए, आज के अखबार में भी आपको मिल जाएगा, और उसके बदले क्या मिलेगा कि आप फीस वसूल करिए। यही क्योंकि बहुत सरकार कह चुकी है, सरकार कह चुकी है, आपने कल पढ़ लिया होगा अखबार में कि उन्होंने कहा कि हम सरकार जो है उनसे फीस माफ करने के लिए नहीं कहेंगे। सरकार बुला करके तो कह सकती है कुछ रियायत दे दो। ये सारे विषय हैं, मैं समझता हूँ कि इस पे प्रधानमंत्री जी से बात करनी चाहिए मुख्यमंत्री जी को, और हम देखते हैं कल का जब बातचीत होगी प्रधानमंत्री जी का, तो छोटा सा भी जो कार्यक्रम होता है प्रचारित बहुत होता है, सब पता लग जाएगा क्या बात हुई क्या नहीं हुई। बिल्कुल, बल्कि मैं तो आपको बताऊं कि मुझे खबर है कि गुरुग्राम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उत्तराखंड से हैं और किसी एक स्कूल में काम करते थे, और वो स्कूल वाले जो हैं उनकी तनख्वाह उन्होंने देनी बंद कर दी है। मतलब जो पिछली तनख्वाह की, तो दिसंबर से अब तक की तनख्वाह नहीं दी गई है, आगे की तनख्वाह वो इकट्ठा कैसे देंगे मैं नहीं समझ पा रही हूँ, और उम्मीद कर रही हूँ कि मानव संसाधन मंत्री इस पर ध्यान देंगे। और हमारे मुख्यमंत्री जी श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से विनम्र निवेदन कर रही हूँ कि कम से कम अब जो हमारे बच्चे बाहर हैं, देहरादून के, उत्तराखंड के, जो बाहर गए हुए हैं और वापस आना चाह रहे हैं, उनको किसी प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वापस लाया जाए। क्योंकि लॉकडाउन का मतलब, अगर आप ये सोच रहे हैं कि बाहर रहेंगे और उससे सब चीजें संभल जाएंगी, तो ऐसा नहीं होता। हमारा देश एक दूसरे तरह का देश है, यहाँ इमोशनल लोग ज्यादा है, इमोशंस की बहुत वैल्यू होती है। जब परिवार के पास रहेंगे लोग, तब चीजें शायद बेहतर तरीके से संभाली जा पाएंगी। पर सरकार, जैसा कि आप सब ने ही इस बात को माना है कि शायद सुनती नहीं है, पर उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद करते हैं कि वे सुनेंगी। और इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और दोबारा आप सभी को जोड़ूंगी एक अन्य विषय पर। और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऋतुपर्ण, अभिजय, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने विजय हासिल करी। मतलब इसमें मैं आपको खुशी के साथ भी नहीं कह पा रही हूँ, पर बिना खुशी के नहीं कह रही हूँ। मेरे दिल में मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि मेरे बच्चे ऐसे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद धस्माना जी, आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। नमस्कार। थैंक यू।